कहानी की शुरुआत में हमें हानग्योल नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि कोरिया के सबसे फेमस ग्रुप क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर है। फिर हम कहानी की फीमेल लीड सुरिम को देखते हैं। सुरिम अभी ऑडिशन देने के लिए जा रही थी। वो क्रूड प्ले की बहुत बड़ी फैन है। उसके गाने सुन सुनकर सुरिम को ऐसा लगा कि उसे भी एक के पॉप आइडल बनना चाहिए। यहाँ पर हानग्योल क्रूड प्ले के मेंबर को डांट रहा था क्योंकि आज उनका कॉन्सर्ट होने वाला था और मेन वोकलिस्ट वो ठीक तरह से गा नहीं रहा था। आगे वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा था तो वो टीवी में एक ऐड को देखता है जहाँ पर दिखाया जा रहा था कि क्रूड प्ले के फॉर्मर मेंबर के बारे में अभी भी किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्रूड प्ले जब नया नया बना था तो इसमें के का ही सबसे बड़ा हाथ था, पर उसने अपना चेहरा कभी किसी को नहीं दिखाया है एंड ऐसे ही वो गायब हो गया। हानग्योल ये न्यूज़ अपने बारे में ही देख रहा था क्योंकि क्रूड प्ले का फॉर्मर मेंबर के और कोई नहीं पर हानग्योल ही था। तभी ही वहाँ पर अचानक से ही रेनफॉल शुरू हो जाती है। रेन से बचने के लिए वो बस में चढ़ जाता है। उस बस में सुरिम पहले से ही आ रही थी। एक दादी माँ बस में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी क्योंकि उसे सब्जियाँ बेचनी थी। ये देखकर सुरिम उसके पास से सारी सब्जियाँ खरीद लेती है ताकि वो दादी माँ अपने घर जल्दी जा सके। दादी माँ से सुरिम जिस तरह से बात कर रही थी, हानग्योल को उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती है, पर हानग्योल सुरिम का चेहरा नहीं देख पाता। आगे वो दोनों बस स्टॉप पर साथ में उतरते हैं। सुरिम कहती है कि अगर मैं भीगते हुए गई तो मेरा गिटार खराब हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? ये सुनकर हानग्योल उसे अपना छाता दे देता है एंड वहाँ से खुद भीगते हुए जाने लगता है। ये सब कुछ हो गया था पर फिर भी दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा था। आगे सुरिम चली जाती है अपने ऑडिशन के लिए। ऑडिशन में उसके दो स्कूलमेट जिसका नाम है जिनवू और सियोन वो भी आए थे। सुरिम का ऑडिशन स्टार्ट होता उससे पहले ही उसका गिटार टूट जाता है जिससे वो लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। दूसरी तरफ हानग्योल वो भी किसी गिटारिस्ट का ऑडिशन ले रहा था क्योंकि उसे अपने नए गाने के लिए गिटारिस्ट की ज़रूरत है। वो गिटारिस्ट ठीक तरह से म्यूजिक नहीं बजा रहा था तो ये देखकर हानग्योल उस पर गुस्सा करता है तो वो गिटारिस्ट भी उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम फेक हो, तुम एक कचरे के अलावा और कुछ हो भी नहीं। तो हानग्योल कहता है कि कचरा मैं नहीं पर कचरा तुम हो। वो दोनों तो हाथापाई करने वाले थे पर कंपनी का सीईओ आकर उन दोनों को शांत कराता है। हानग्योल वहाँ से बस लेकर घर जा रहा था। जाते टाइम वो यूना का लाइव कॉन्सर्ट देखता है। इस कॉन्सर्ट में यूना ने गलती कर दी थी। वो गाते गाते ही लिरिक्स को भूल गई थी। वैसे ये फेमस सिंगर यूना हानग्योल की गर्लफ्रेंड है। फिर हम सुरिम को देखते हैं। सुरिम अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है एंड अपनी ग्रैंडमा के साथ रहती है। ग्रैंडमा के अलावा सुरिम का इस दुनिया में कोई नहीं है। सुरिम की ग्रैंडमा वेजिटेबल एंड फ्रूट बेचने का काम करती है। उसका एक शॉप है और इसी शॉप के जरिए वो अपना गुजारा चलाती है। सुरिम को एक के पॉप आइडल बनना था इसलिए वो घर में ऐसे ही प्रैक्टिस किया करती रहती है। अगले सीन में हम यूना को देखते हैं। यूना अपने घर में आकर वीक निकालती है एंड खुद को आईने में देख रही थी। तभी ही वहाँ पर हानग्योल आ जाता है। यूना ने जो गलती की थी इस वजह से लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऊपर से उसकी सीईओ ने भी उसे कहा कि तुम्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो बुढ़ी होती जा रही है एंड उसके म्यूजिक में अब किसी को भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो यूना ये बात हानग्योल को कहती है कि क्या उसे सच में अपने सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो हानग्योल उसे मना करता है कि नहीं, तुम सिंगर किस वजह से बनी थी, तुम्हें इस तरह से गिव अप नहीं करना चाहिए। तो यूना ये सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें तो सिर्फ अपने म्यूजिक की ही पड़ी है, मैं जिस तरह से गाती हूँ वो तुम्हें पसंद है, तुम मुझे कोई प्यार वगैरह नहीं करते हो। लोग अभी मुझे गालियाँ दे रहे हैं, मुझे कंसर्न करने की जगह पर तुम ये कह रहे हो कि मुझे अपने करियर को नहीं छोड़ना चाहिए। हानग्योल उसे कुछ समझाने के लिए चाहता उससे पहले ही यूना कहती है कि निकलो यहाँ से तुम। यह सुनकर वो चला जाता है। अगले दिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि यूना का उसके साथ झगड़ा हो गया। वो अभी हान रिवर के पास खड़ा था। सुरिम उसे भी किसी को वेजिटेबल डिलीवरी करने के लिए जाना था तो वो भी हान रिवर के रास्ते से ही गुजरती है। यहाँ पर पहली बार इन दोनों की टक्कर होती है। हान रिवर में जो शांति थी उसे हानग्योल महसूस करते हुए एक गाना सोचता है। सुरिम तो बस इस तरह से हानग्योल को बस देखती ही रह जाती है। हानग्योल के मन में गाना याद आ गया था तो वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने के लिए चाहता है पर बैटरी कम थी तो वो सुरिम का फ़ोन मांगता है एंड उसमें गाना रिकॉर्ड करने लगता है।
हानग्योल जिस तरह से गा रहा था सूरिम को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है एंड इसी दिन से सूरिम हानग्योल को पसंद करने लगती है। हानग्योल गाना गाकर उस गाने को अपने फ़ोन में सेंड कर देता है एंड वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। सूरिम उसका पीछा कर रही थी पर वो साइकिल से नीचे गिर जाती है जिस वजह से वो ज़्यादा हानग्योल का पीछा नहीं कर पाती। सूरिम का दूसरा ऑडिशन भी 1 महीने बाद आने वाला था तो वो इस 1 महीने तक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करती है और इस 1 महीने में उसने हानग्योल को भी काफ़ी ज़्यादा ढूंढा था। वो ये बात अपने दोस्तों को बता रही थी तो जिनवू नाम का जो लड़का था वो चलने लगता है। वो कहता है कि उस लड़के को तुम भूल जाओ, वो हवा के झोंके की तरह आया था एंड फुर होके उड़ भी गया। जिनवू उसे अपने काम पर ध्यान देने को कहता है क्योंकि जिनवू मन ही मन में सूरिम को पसंद करता है। हानग्योल ने वो गाना बनाकर सीईओ को भेज दिया था। ये गाना उसने क्रूड प्ले के लिए बनाया था। वो भागता हुआ आकर क्रूड प्ले के सारे मेंबर को यह बात बता देता है। क्रूड प्ले का एक मेंबर जिसका नाम लियू था वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नए गाने के बारे में सोचें क्योंकि हमारा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट है। पर हानग्योल वो तो म्यूज़िक के लिए बिल्कुल पागल सा था। वो उन्हें फोर्स करता है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा तो टाइम होगा, इस टाइम में तुम इस गाने के वोकल्स तैयार कर लेना। ये सुनकर क्रूड प्ले के 3 मेंबर गुस्सा होकर चले जाते हैं। चौथा मेंबर अभी भी वहीं पर ही था और ये कहानी का सेकंड मेल लीड है। इसका नाम चानियंग है। चानियंग उसे कहता है कि अगर तुम अपने दोस्तों को इसी तरह से फोर्स करते रहे तो वो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। आज सूरिम का भी ऑडिशन था पर जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ती है तो इतने सारे लोगों को सामने खड़ा देखकर वो डर सी जाती है। उसका बचपन का ट्रॉमा फिर से उसे होने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल टाइम पर ऐसे ही परफॉर्मेंस दे रही थी तब उसकी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में उसके सामने आई थी। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ एंड इसी एक्सीडेंट में सूरिम ने अपने परिवार को खोया था। सूरिम यही सारी बातों को सोच सोच कर गाना नहीं गा रही थी तो जजेस उसे डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। स्टेज से नीचे उतरने के टाइम पर सूरिम हानग्योल को जाते हुए देख लेती है तो वो हानग्योल का पीछा करने लगती है। वो उसे कहती है कि पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, फाइनली तुम मुझे मिल गए। हानग्योल उसको तो सूरिम के बारे में कुछ भी याद नहीं था तो सूरिम उसे याद दिलाती है कि वो वही हान रिवर वाली लड़की है जिसके फ़ोन में तुमने गाना रिकॉर्ड किया था। तो हानग्योल कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। सूरिम उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गाना गाते हो, तुम्हारा गाना सुनकर मुझे तो तुमसे पहली ही नज़र में प्यार हो गया, तब से ही मैं तुम्हें दूसरी बार देखना चाहती थी एंड फाइनली आज तुम मुझे मिल ही गए। हानग्योल सोचता है कि वो गाना तो क्रूड प्ले के लिए है, अगर इस लड़की ने उस गाने को इंटरनेट पर डाल दिया तो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा बवाल क्रिएट हो जाएगा। ये सोचकर हानग्योल सूरिम से कहता है कि क्या मुझे तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है। वो उसे झूठ कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ तो सूरिम तो उसे खुशी खुशी अपना नंबर दे देती है। आगे वो घर वापस चला आता है। वो क्रूड प्ले के लीडर जिसका नाम है सीह्यून वो उसका दोस्त था तो वो उसे सूरिम के बारे में सारी बातें बता देता है। सीह्यून कहता है कि अगर यूना को पता लगा कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ थे तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा एंड वो लड़की कौन थी जिसको तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गए। तो वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे जल्दी से ही उस गाने को उसके पास से डिलीट करवाना होगा। मैंने उसका नंबर भी ले लिया है ताकि मैं उसे बहलाकर फुसलाकर उस गाने को डिलीट करवा सकूं। यहाँ यूना गाने की प्रैक्टिस कर रही थी पर बार बार वो गड़बड़ कर रही थी तो सीईओ चोय आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ एंड इसी मदद करने के चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड यूना उसे किस कर लेती है। अगले दिन हानग्योल ने सूरिम को मिलने के लिए बुलाया था तो सूरिम तो बहुत ही ज़्यादा तैयार होकर आती है। हानग्योल अभी क्रूड प्ले का पोस्टर देख रहा था तो सूरिम उसे कहती है कि क्या तुम्हें भी ये लोग पसंद है, मैं तो इनकी बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ। तो हानग्योल कहता है कि नहीं, मैं तो इनके म्यूज़िक सुनता ही नहीं हूँ, ये लोग बस बाहर से हैंडसम दिखते हैं, इसकी म्यूज़िक के अंदर कुछ भी नहीं है। तो सूरिम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, एक फ़ैन होने के नाते मुझे पता है कि उनका म्यूज़िक कैसा है। उनके सिर्फ गाने ही अच्छे नहीं होते पर उसका सॉन्ग राइटर, उसका प्रोड्यूसर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, इसी वजह से इनके गाने अच्छे होते हैं। तुम्हें भी क्रूड प्ले के गाने सुनने चाहिए। तो हानग्योल उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं अगली बार सुन लूँगा। बेचारा जिनवू जब उसे पता लगता है कि सूरिम अपनी डेट पर गई है तो वो उसके पीछे आता है।
जिन्वू को डर लग रहा था कि कहीं सूरिम उस हान रिवर वाले लड़के के साथ प्यार में ना पड़ जाए, पर अचानक से ही वो सूरिम को हानग्योल के साथ देख लेता है। सूरिम भी उन दोनों को आते हुए देख लेती है तो वो हानग्योल को लेकर एलिवेटर में चढ़ जाती है। बेचारा जिन्वू उसे पूरे मॉल में ढूंढ रहा था कि यह लड़की उस लड़के को लेकर कहाँ चली गई। ये दोनों जिस एलिवेटर में थे वहाँ पर एक फ्लोर आते ही बहुत सारे लोग उस एलिवेटर में चढ़ते हैं, जिसके कारण ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। हानग्योल को इतना करीब देखकर सूरिम तो काफी ज्यादा शर्मा रही थी, पर हानग्योल उसे तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये दोनों एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। हानग्योल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा गाना कोई भी ना सुने, तो वो कहती है कि क्या ये तुम्हारा गाना है, क्या तुम कोई कंपोजर हो? तो वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और ये गाना ये तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया था, ये एक कचरा है, तो प्लीज इसे तुम मत सुनो। सूरिम कहती है कि तुम्हारा गाना दूसरे सुने ना सुने पर मैं ज़रूर सुनूंगी, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना है तब से लेकर आज तक मैं रात में ठीक तरह से सो भी नहीं पाती, तो प्लीज़ तुम ना इसे कचरा बोलना बंद कर दो। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। हानग्योल अभी अपने घर में था, वो सोच रहा था कि आज भी मैं उसके पास से गाना डिलीट नहीं करवा पाया। अगले दिन सूरिम फिर से हानग्योल को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है। सूरिम तो सुबह सुबह उस जगह पर पहुंच जाती है, पर हानग्योल नहीं आता, तो वो हानग्योल का इंतजार वहीं पर ही करने लगती है। उस स्ट्रीट में कोई गाना गा रहा था, तो उस अंकल के साथ सूरिम भी गाने लगती है। सूरिम को उस अंकल की कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जाते टाइम वो अंकल सूरिम से कहते हैं कि देखो, तुम यहाँ पर लड़के का इंतज़ार कर रही हो ना, पर मेरे हिसाब से अच्छे लड़के कभी भी किसी लड़की को इंतज़ार नहीं करवाते। आई होप कि तुम मेरी बात को समझ गई होगी। इतना कहते ही वो अंकल तो वहाँ से चले जाते हैं। वैसे वो अंकल और कोई नहीं पर हानग्योल के डैड है, और अभी के लिए सूरिम को ये बात पता नहीं है। अब यहाँ पर दिन से रात हो जाती है, पर हानग्योल नहीं आता। यहाँ हानग्योल को भी याद आता है कि उसे तो आज सूरिम से मिलने के लिए जाना था, तो वो उसे कॉल करके माफ़ी मांग लेता है, पर वो देखता है कि सूरिम तो उसके नीचे ही खड़ी है। तो ये देखकर वो जल्दी से छुप जाता है कि कहीं सूरिम उसे देख ना ले, पर सूरिम ने उसे देख लिया था। जब सूरिम घर पर आती है तो वो सोच रही थी कि हानग्योल उसे छुप क्यों रहा था। वो इस ख्याल को झटकने के लिए हानग्योल के गाने में थोड़ी लिरिक्स ऐड करने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, उसने गाने में थोड़े चेंजेस करके पूरे गाने को बना लिया था। फिर वो जिन्वू एंड सियोन से कहती है कि क्या तुम इस गाने को मेरे साथ प्ले करना चाहोगे? जिन्वू तो गुस्सा करने लगता है कि उस गधे के गाने पर मैं तो परफॉर्मिंग नहीं करने वाला, और तुम उस गधे के पीछे इतनी पागल क्यों हो? वो उसे डांट रहा था, तो सियोन कहता है कि तुम उस पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला रहे हो। पर जिन्वू का डांटना तो अभी तक ख़त्म नहीं होता। वो कहता है कि तुमने खाना स्किप किया इस गाने को बनाने के लिए। तुम्हारे लिए खाने से ज़रूरी ये क्या गाना है? क्या तुम सच में उस लड़के के लिए इतनी पागल हो? तुम क्या उसे इतनी बुरी तरीके से इम्प्रेस करना चाहती हो? सूरिम को ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लग जाती है। वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर क्रूड प्ले ने हानग्योल का गाना गाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं था। सूरिम अपना फ़ोन वहीं पर ही छोड़कर चली गई थी, तो जिन्वू उसके फ़ोन से हानग्योल को मैसेज करता है एंड मिलने के लिए बुलाता है। जिन्वू ने हानग्योल को धमकाने के लिए बुलाया था, पर तभी ही वहाँ पर सूरिम आ जाती है, क्योंकि सूरिम को इस बात की भनक लग गई थी। वो कहती है कि जिन्वू, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? सूरिम ने अभी स्कूल का यूनिफॉर्म पहना था, तो हानग्योल ये देखकर कहता है कि क्या तुम एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो? तो जिन्वू कहता है कि हाँ है। अब तुम्हें पता लग गया ना, तो तुम ना इससे दूर रहना। हानग्योल कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तो सूरिम कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस मैंने अपनी एज को तुमसे छुपाया है। तुम हर बार मुझसे इस गाने की ही वजह से मिलने आए। तुमने कभी ये नहीं पूछा कि मेरी उम्र कितनी है, मेरा नाम क्या है। तुम्हें तो बस अपने गाने की ही पड़ी है। मुझे इस बात का पता लग गया था, इसलिए मैंने जानबूझकर ये बात तुमसे छुपाई। तो हानग्योल कहता है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैं तुम्हें कोई पसंद वगैरह नहीं करता हूँ, बल्कि इस गाने की ही वजह से मैं तुम्हारे पास आया। सूरिम कहती है कि तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारा गाना कोई सुने? क्या तुम इतने ज़्यादा डरते हो? तो वो कहता है कि हाँ, मुझे नफरत है इस बात से कि कोई मेरा गाना सुने, तो प्लीज़ इस गाने को तुम जल्दी से डिलीट कर दो। तो वो कहती है कि हाँ, मैं कर दूंगी।
सूरीम रोते हुए घर चली जाती है। यहाँ पर हानग्योल वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था कि फाइनली उसने गाना डिलीट करवा लिया। अगले दिन वो खुशी खुशी कंपनी जाता है, पर वो कंपनी के बाहर ही यूना एंड सीईओ चोय को किस करते हुए देख लेता है। अब हानग्योल का पारा तो हाई हो जाता है, वो सीधा जाकर सीईओ को पीटने लगता है। यूना उन दोनों को दूर करती है एंड हानग्योल से अकेले में बात करने के लिए जाती है। हानग्योल कहता है कि यूना, इसके बारे में तुम्हें मुझे क्या कोई सफाई नहीं देनी है। यूना कहती है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे तुम्हें कुछ नहीं कहना है, चलो हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर हानग्योल यूना को समझाने की ट्राई करता है। यूना कहती है कि बस करो, तुम्हारे लिए सिर्फ म्यूजिक ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ही नहीं, बल्कि म्यूजिक है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और जहाँ तक हम दोनों के रिश्ते के बारे में है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड इसीलिए बने क्योंकि मेरा म्यूजिक तुम्हें इंस्पायर करता था। बस बहुत हो गया, अब ना मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, तो हमें यहीं पर ही सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। हानग्योल कहता है कि रुक जाओ, माना कि मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, पर क्रूड प्ले वो कोरिया का सबसे बड़ा फेमस ग्रुप है, तो मुझे उसके लिए गाने बनाने पड़ते हैं। अगर मैं क्रूड प्ले के लिए अच्छे अच्छे गाने नहीं बनाता तो वो धीरे धीरे करके डिफेम होता जाता। तो वो कहती है कि बस करो, अभी भी तुम्हें सिर्फ म्यूजिक की ही पड़ी है, मुझे और एक लफ्ज़ तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना है। यूना तो इतना कहते ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सूरीम का उसे मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए हान रिवर पर बुलाती है। जब हानग्योल वहाँ पर आता है तो सूरीम उसे कहती है कि मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ इस गाने को फिर से प्ले किया है, ऊपर से मैंने इस गाने में थोड़े लिरिक्स भी ऐड किए हैं। ब्रेकअप होने की वजह से हानग्योल का दिमाग पहले से ही ठिकाने पर नहीं था एंड जब वो ये सुनता है तो वो सूरीम पर भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा गाना अपने दोस्तों को भी सुनवा दिया, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, किस हक से तुमने ये किया। तो सूरीम कहती है कि सॉरी। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि अगर मैं तुम्हारा गाना सुनूंगा तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ही मेरे पीछे पड़ी रहोगी और तुम ना अपनी इस स्ट्रॉबेरी दुनिया से बाहर निकलो। सूरी मुझसे कहती है कि पर मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर थी। इतना कहते ही वो चली जाती है। हानग्योल घर वापस आ जाता है, पर अब फिर वो सूरीम का गाना सुनने लगता है। जब वो सूरीम की आवाज़ को सुनता है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इस गाने को सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ये गाना उसने यूना के लिए बनाया था। पर जब उसे यूना के धोखे के बारे में याद आता है तो वो इस गाने को नहीं सुनता एंड सब कुछ बिखेर देता है। दूसरी तरफ सूरीम भी अपने दर्द को भुलाने के लिए गाना गा रही थी। यहाँ पर हानग्योल, उसके दिमाग से सूरीम की आवाज़ जा ही नहीं रही थी, तो वो गाना गाता है, अलग अलग म्यूज़िक सुनता है, पर फिर भी उसके मन से सूरीम की आवाज़ नहीं जा रही थी। तो वो डिसाइड करता है कि वो ये गाना फिर से सुन लेगा एंड जब वो दूसरी बार सूरीम की आवाज़ सुनता है तो वो डिसाइड कर लेता है कि उसे अपने इस गाने के लिए सूरीम ही चाहिए। वो सूरीम को कॉल करने की ट्राई करता है, पर सूरीम का फ़ोन टूट गया था जिस वजह से कॉल नहीं लग रहा था। फिर उसे यूनिफॉर्म के बारे में याद आता है, तो वो स्कूल यूनिफॉर्म नेट पर सर्च करता है एंड उसे सूरीम के स्कूल के बारे में पता लग जाता है। तो वो सीधा भागकर उसे मिलने के लिए जाता है। स्कूल में सूरीम विंडो साफ कर रही थी, तो वो ऊपर से ही नीचे देख लेती है कि हानग्योल आया है। हानग्योल को आता हुआ देखकर वो खुशी के मारे उसे मिलने के लिए चली जाती है। हानग्योल उसे कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मेरे इस गाने के लिए तुम ही परफेक्ट हो। तभी ही वहाँ पर बारिश होने लगती है, तो ये दोनों टेलीफोन बूथ में चले जाते हैं। हानग्योल को अपने इतना करीब देखकर सूरीम वहाँ से जाने वाली थी, पर हानग्योल उसे रोक देता है। वो कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है तब से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल एक्सप्लोड हो जाएगा। जब से मैंने तुम्हारी आवाज़ को सुना है तब से लेकर अभी तक मैं एक भी काम ठीक से नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें देखना है। अभी इन दोनों के बीच में एक किस होने वाला था, पर नहीं होता क्योंकि हानग्योल को सिह्योन का कॉल आता है। सिह्योन उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड एक स्ट्रीट में गाते हुए मिले हैं। ये सुनकर हानग्योल अपना फ़ोन सूरीम को पकड़ा कर वहाँ से अपने डैड को ढूंढने के लिए चला जाता है। हानग्योल के जाने के बाद यूना का उसे कॉल आता है, तो सूरीम कॉल उठा लेती है, पर लड़की की आवाज़ सुनकर यूना जल्दी से कॉल कट कर देती है। यहाँ पर हानग्योल को उसके डैड नहीं मिलते, तो वो सूरीम को कॉल करता है। वो उसे कहता है कि माफ़ करना, मैं जल्दी जल्दी चला आया, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि उस दिन मैं तुम पर चिल्लाया क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरे गाने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। यह सुनकर सूरीम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।
वो उसे अगली बार मिलने के लिए बुलाती है एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट एक्ट कर रही थी। तो ये देखकर हानग्योल हंसने लगता है। दूर से चानयंग भी उसे हंसते हुए देख लेता है। चानयंग तो ये बात कंफर्म करने चाहता है कि ये हानग्योल ही है ना, कोई और तो नहीं है ना, क्योंकि आज पहली बार हानग्योल इस तरह से हंस रहा था। यहाँ पर सूरिम भी फिर क्लास में आ जाती है। वो क्लास में गाना गा रही थी तो एक टीचर आकर उसे डांटते हैं। पर सूरिम के अंदर म्यूज़िक के लिए एक पैशन था। इस पैशन को टीचर बोंग ने देख लिया था। तो टीचर बोंग CEO चोई के पास जाते हैं एंड सूरिम के बारे में बात करते हैं। CEO चोई सूरिम की जब आवाज़ सुनते हैं तो वो उसे अगले दिन ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। अगले दिन ये तीनों ऑडिशन देने के लिए चले जाते हैं। CEO चोई इनका गाना सुनकर सूरिम से अकेले में कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, तुम्हारे दोस्त वो किसी भी काम के नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सोलो डेब्यू करवा सकता हूँ। ये सुनकर सूरिम थोड़ी सोच में पड़ जाती है। वो टेरेस पर आई थी ताकि वो अपने मन को थोड़ा शांत कर सके। दूसरी तरफ CEO चोई हानग्योल के पास गया था। वो सूरिम की टीम के बारे में बताते हुए कहता है कि तुम्हें इस नई टीम के लिए भी गाने प्रोड्यूस करने चाहिए। पर हानग्योल वो तो यूना की वजह से उस पर गुस्सा था, तो वो तो फटक से मना कर देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना है। यहाँ पर सूरिम गाना गा रही थी। चानयंग भी टेरेस की ओर आ रहा था। जब वो सूरिम की आवाज़ सुनता है तो वो रुक सा जाता है। सूरिम का ध्यान जब उस पर पड़ता है तो वो तो दंग रह जाती है, क्योंकि क्रूड प्ले में वो उसका फेवरेट है। वो कहती है कि तुम तो चानयंग हो ना। सूरिम चानयंग को देखकर शॉक हो जाती है। वो यहाँ पर एक नॉर्मल फैन की तरह बिहेव कर रही थी। फिर वो अपनी ही हरकतों पर एम्बेरस होकर वहाँ से नीचे चली जाती है। नीचे आकर वो CEO चोई से कहती है कि आप मेरा सोलो डेब्यू करवाना चाहते हो तो मैं ये नहीं करना चाहती, मैं अपने दोस्तों के साथ ही डेब्यू करूंगी। ये सुनकर CEO चोई उसकी शर्त को मान जाते हैं, क्योंकि CEO चोई को तो सूरिम का टैलेंट चाहिए था एंड इसके लिए उसे उन दोनों को भी रखना पड़े, तो वो इस चीज़ से भी राजी थे। आगे वो इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। सूरिम घर आकर ये खुशखबरी अपनी ग्रैंडमा को सुनाती है तो ग्रैंडमा की आंखों से तो खुशी के आंसू ही निकलने लगते हैं। यहाँ पर चानयंग, उसको तो सूरिम पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। तो वो CEO चोई के पास जाता है एंड उसे कहता है कि आप क्या नए ट्रेनीज को हानग्योल को ट्रेन करने को दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे इस बारे में कितनी बार पूछा पर हानग्योल मुझे बार बार मना ही कर रहा है। तो चानयंग कहता है कि नए ट्रेनीज को मैं ट्रेन करूंगा, आप ये जिम्मेदारी मुझे दीजिए। तो CEO चोई कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगले दिन स्कूल में जिनवू और सियोन सबको बता रहे थे कि उसने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है एंड वो लोग जल्दी ही डेब्यू होने वाले हैं। पूरा क्लास तो ये सुनकर खुश हो जाता है। सभी लोग तो अभी से ही एडवांस में उसके पास से ऑटोग्राफ मांग रहे थे, पर एक लड़की ये सब कुछ देख कर ना चल रही थी। पर फिर उसके दिमाग में क्या आता है कि वो सियोन को सीड्यूस करने लगती है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है तो ये लोग स्टूडियो प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। सूर्यम जिस तरह से गा रही थी इस तरह से तो चानयंग को वो और भी ज़्यादा पसंद आ जाती है। यहाँ पर हानग्योल के स्टूडियो में यूना आई थी। यूना उस गाने को सुनती है एंड एक ही बार में समझ जाती है कि हानग्योल ने ये गाना उसके लिए लिखा है। हानग्योल को कुछ आवाज़ आती है तो वो उठ जाता है। यूना को देखकर वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो। तो यूना कहती है कि तुमने ये गाना मेरे लिए लिखा है ना। तो वो कहता है कि हाँ लिखा है, तो क्या करोगी तुम। वो यहाँ पर उससे फिर से पैचअप करने के लिए आई थी, पर इस बार हानग्योल उसे गेट आउट कह देता है। चानयंग सूर्यम को कंपनी के बाहर छोड़ने के लिए आया था। जब सूर्यम जा रही थी तो ये दोनों वहाँ पर लड़ते हुए आते हैं। हानग्योल की नज़र जब सूर्यम पर पड़ती है तो वो उसे जल्दी से कंपनी से दूर ले जाता है। उन दोनों को जाते हुए क्रूड प्ले भी देख लेते हैं। हानग्योल ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि सूर्यम को ये पता न लग जाए कि वो फेमस प्रोड्यूसर के हैं। सूर्यम उसे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही वो उसे कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कहीं हैंग आउट करने चलूँ। तो वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। आगे ये दोनों स्टफ टॉय मशीन के सामने खड़े थे। सूर्यम उसे कहती है कि यहाँ पर सारे खिलौने हैं पर के का ही खिलौना नहीं है, पर कोई बात नहीं, अगर के नहीं तो मैं चानयंग को ले लेती हूँ। फिर वो उस मशीन से 2 माइक निकालती है।
सूर्यम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, पर हनग्योल वो अभी यूना से झगड़ा करके आया था, इस वजह से उसका मूड थोड़ा ठीक नहीं था। सूर्यम उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर हैंग आउट करने के लिए आए हो या फिर तुम कुछ छुपा रहे हो? तो हनग्योल कहता है कि सॉरी, मैंने तुमसे झूठ बोला। पर तभी ही उसके पेट से आवाज़ आती है तो सूर्यम हंसने लगती है। आगे ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर सूर्यम उसे एक माइक दे देती है गिफ्ट के तौर पर, तो हनग्योल उसे रख लेता है। सूर्यम उसे पूछती है कि वैसे तुम कंपनी में करने क्या गए थे? तो हनग्योल उसे कहता है कि मैं वहाँ पर किसी से मिलने के लिए गया था। तो सूर्यम कहती है कि किससे, क्रूड प्ले से या फिर यूना से? तो वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सवाल नहीं पूछ रही? तुम्हें शायद पता नहीं है कि मुझे लड़कियां गाय ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सूर्यम को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो इस बात को ज्यादा जताती नहीं। अगले सीन में हनग्योल सूर्यम को घर छोड़ने के लिए गया था। सूर्यम उसे कहती है कि तुम जब भी मुझे मिलते हो हर बार कोई ना कोई झूठ बोलते रहते हो, हर बार मुझे सरप्राइज देते हो। इस तरह से तो मुझे तुम्हें डिसलाइक करना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं तो तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट फील करती हूँ। ये सुनकर तो हनग्योल बेचारा चुप ही हो जाता है। अगले दिन ये तीनों जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो चानयांग इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वो तो सूर्यम को घर छोड़ने के लिए भी जाता है। यहाँ पर चानयांग उसे पूछता है कि वो जो जिन्वू है क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो वो कहती है कि नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है। तो चानयांग कहता है कि फिर तुम्हारी टाइप क्या है? तो सूर्यम कहती है कि जिसकी आवाज़ अच्छी हो वो मुझे पसंद है। चानयांग कहता है कि अभी अभी तुम किसी के बारे में सोच रही थी, तो बताओ कौन है वो लड़का? सूर्यम कहती है कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम करता है, पर मुझे अभी भी एग्जैक्टली उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आगे वो हनग्योल का गाना गुनगुनाने लगती है, तो चानयांग उसे पूछता है कि इस गाने के बारे में तुम्हें कैसे पता है? तो सूर्यम उसे सच बता देती है कि ये गाना उसके किसी फ्रेंड हनग्योल का है। सूर्यम को घर छोड़ने के बाद चानयांग जाता है हनग्योल के पब में। वहाँ जाकर वो कहता है कि जिस चीज़ को तुम अधूरा छोड़ते हो, पता नहीं वो चीज़ मुझे क्यों पूरी करनी पड़ती है। पहला, तुमने क्रूड प्ले को छोड़ दिया तो तुम्हारी जगह मुझे मिल गई, एंड दूसरा, तुमने नए ट्रेनीज को ट्रेन करने से मना कर दिया तो ये काम भी मुझे मिल गया, पर इस काम में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चानयांग को कहीं ना कहीं पता लग गया था कि सूर्यम हनग्योल को ही पसंद करती है, तो वो हनग्योल को दबे शब्दों में धमकी देता है कि अगर तुम्हें नए ट्रेनीज के लिए गाने लिखने हैं तो ये तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं उनका प्रोड्यूसर हूँ। अगर तुम लाख बार भी मुझे कह दोगे फिर भी मैं नए ट्रेनीज को तुम्हें नहीं दूंगा। हनग्योल को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चानयांग आखिर में कहना क्या चाहता है। अगले दिन हनग्योल जाता है सूर्यम के पास एंड उसे कहता है कि तुम मेरा लिखा गाना गाओ, तो वो मना कर देती है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला, क्या तुम इस बात पर मुझसे गुस्सा हो? तो सूर्यम कहती है कि ये रीज़न नहीं है, तुम मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। फिर वो सोचने लगती है कि कल तो तुमने ये कहा था ना कि लड़कियां गाना गाए ये तुम्हें पसंद नहीं है। आगे जब वो कंपनी आती है तो चानयांग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक एल्बम बनाया है। ये सुनकर ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि क्रूड प्ले ने उनके लिए गाना बनाया है। आगे चानयांग सीईओ चोई के पास चला जाता है एंड उसे ये बात बता देता है कि उसने सूर्यम की टीम के लिए एक नया एल्बम बनाया है। सीईओ चोई कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, जल्दी से ही सूर्यम की टीम को इस एल्बम के साथ डेब्यू कर दो। ये सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि सीईओ के पास से उसे अप्रूवल मिल गया है। वो खुशी के मारे इस खबर को सूर्यम को बताने के लिए आ रहा था। यहाँ पर ऑफिस में जिन्वू को हनग्योल नजर आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हनग्योल सूर्यम का पीछा करते करते कंपनी में भी आ गया है, पर किसी स्टाफ के जरिए जिन्वू को पता लगता है कि ये क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर के है और हनग्योल को पता लगता है कि ये इस कंपनी के नए ट्रेनी हैं। हनग्योल कहता है कि सियोन और जिन्वू तुम दोनों यहाँ पर हो, यानी कि सूर्यम भी यहीं पर ही होगी। वो भागा हुआ सूर्यम को देखने के लिए चाहता है। वो सोचता है कि अब तक वो जिस टीम को रिजेक्ट करता आ रहा है वो सूर्यम की टीम है। चानयांग भी सूर्यम को यह बात बता देता है कि वो लोग जल्दी ही टीवी में आने वाले हैं। सूर्यम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। चानयांग उसे कहता है कि अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। एक नया के-पॉप आइडल कैसे रहता है वो उसके बारे में सूर्यम को सिखा रहा था। साथ ही साथ में वो थोड़ा सीरियस होकर उसे कहता है कि देखो सूर्यम, अगर तुम मेरे साथ रहती हो, अगर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मुझे ये कहोगी कि मैं क्रूड प्ले को भी छोड़ दूँ तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा।
सुरिम को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये चानियंग कहना क्या चाहता है। चानियंग ने ये बात इसीलिए कही थी क्योंकि पहला रीज़न वो उसे पसंद करता है एंड दूसरा रीज़न आपको बाद में पता लगेगा। चानियंग कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 3 साल दो, 3 साल तक मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। तो सुरिम कहती है कि ठीक है। उन दोनों को दूर से हाथ मिलाते हुए हानग्योल ने देख लिया था, तो हानग्योल बिना कुछ बताए हुए वहाँ से चला जाता है। जब सुरिम नीचे आती है तो सियोन उसे बताने वाला था कि उसका फ्रेंड हानग्योल वो और कोई नहीं पर प्रोड्यूसर के है, पर जिन्वो ऐसा नहीं होने देता। आगे सुरिम हानग्योल से मिलने के लिए जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने सोल एंड म्यूजिक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। मैं जल्दी ही डेब्यू होने वाली हूँ। तो हानग्योल कहता है कि अच्छा, तो तुमने इसलिए मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है कि ये रीज़न नहीं है, तुमने कहा था ना कि लड़कियां गाए, ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हानग्योल कहता है कि बस यही रीज़न था, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी थी। यहाँ पर वो उसे बहुत सारी बातें सुना देता है। बेचारी सुयन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जब वो घर आती है तो जिन्वू से पूछती है कि अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड हो और उससे तुम कोई सीक्रेट रखो तो क्या होगा। जिन्वू को लगता है कि ये शायद मेरे बारे में बात कर रही है क्योंकि मैंने के बारे में इससे छुपाया है। वो कहता है कि देखो, अगर तुम बेस्ट फ्रेंड हो तो बेस्ट फ्रेंड के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होना चाहिए। अगर तुम किसी बात को सीक्रेट रखते हो तो तुम 1 नंबर के गधे हो। वो तो ये बात मजाक में कह रहा था, पर सुरिम वो तो रोने लगती है। वो कहती है कि मैंने हानग्योल से ये बात छुपाई कि मैं डेब्यू होने वाली हूँ, अब वो मुझ पर गुस्सा हो गया है। उसने तो मुझे ये भी कह दिया है कि वो मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। अब मैं क्या करूँ। जिस तरह से सुरिम रो रही थी, जिन्वू से ये देखा नहीं चाहता, तो जिन्वू हानग्योल को पीटने के लिए उसके घर पर चला जाता है, पर तभी ही वहाँ पर क्रूड प्ले आकर उन दोनों को दूर करती है। जिन्वू से डांटते हुए कहता है कि तुम हर बार सुरिम से झूठ क्यों बोलते रहते हो। वो बहुत ही ज़्यादा नादान है, सब पर आसानी से भरोसा कर लेती है। आज तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे रुलाने की। हानग्योल कहता है कि क्या वो मेरी वजह से रोई। हानग्योल भागता हुआ सुरिम के घर पर आता है। सुरिम अभी शॉप बंद कर रही थी तो वो उसे आते हुए देख लेती है। अगले सीन में ये दोनों बेंच पर बैठे थे, दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर सुरिम हिम्मत करके उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, भले ही तुम मुझे आज ना देखना चाहते हो, पर मैं तुम पर से गिव अप नहीं कर सकती। तो हानग्योल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मेरी वजह से रोई। सुरिम कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, वैसे तुम मेरे लिए क्या एक गाना गा सकती हो। तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। आगे हानग्योल सुरिम को लेकर अपने क्लब में आता है। यहाँ पर वो सुरिम के लिए गाना गाता है तो सुरिम उस गाने को सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उस गाने को फील कर रही थी। अगले दिन सुरिम जब वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी जाती है तो उसकी जो मैनेजर थी वो उसे कहती है कि ये क्या फ़ोन कवर है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो सुरिम कहती है कि हाँ, मुझे भी ये क्यूट लगे इसलिए मैंने खरीद लिए। चानियंग उसे कहता है कि क्या तुमने उस लड़की के लिए ये सब कुछ खरीदा है। तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी। तो वो मान जाती है। जब ये दोनों जा रहे थे तो हानग्योल उन्हें देखकर छुप जाता है कि कहीं सुरिम को ये ना पता लग जाए कि वहीं क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर के है। पर उसे इस तरह से छुपते हुए क्रूड प्ले देख लेते हैं। वो सभी कहते हैं कि तो तुम और वो हाई स्कूल की लड़की डेट कर रहे हैं। तो दूसरा कोई कहता है कि वैसे तुम उससे छुप क्यों रहे थे, उस दिन तुम उसका यूनिफॉर्म भी ढूंढ रहे थे, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। हानग्योल को ये तीनों काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे तो हानग्योल उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जब सुरिम चानियंग के साथ खाना खाकर वापस आती है तो उसे बीच रास्ते में ही क्रूड प्ले मिल जाते हैं। सुरिम तो अपने आइडल को पहली बार देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, पर ये तीनों वो सोच रहे थे कि अच्छा, तो ये है वो लड़की जिस पर हानग्योल का दिल आ गया है। चानियंग उन सभी को वहाँ से भगा देता है और आगे उसे प्रैक्टिस करने के लिए ले जाता है। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद सुरिम जब जा रही थी तो वो यूना से टकरा जाती है। यूना के हाथ में जो कॉफ़ी थी वो सारी कॉफ़ी सुरिम के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर यूना उसे अपने स्टूडियो में लाती है और उसे अपनी कोई ड्रेस पहनने को देती है। पहले तो सुरिम मना करती है पर बार बार यूना इंसिस्ट करती है तो वो मान जाती है। अगले सीन में सुरिम हानग्योल से मिलने के लिए जाती है। हानग्योल तो सुरिम के इस नए अवतार को बस देखता ही रह जाता है। सुरिम उसके पास आती है और उसे गिफ्ट के तौर पर वही फ़ोन कवर देती है।
आगे वो ये नई ड्रेस उसे किस तरह से मिली उसके बारे में सब कुछ बता देती है। एंड यूना की काफ़ी तारीफ भी कर रही थी कि वो तो बिल्कुल एंजल जैसी है। तो हानग्योल उसे कहता है कि तुम भी प्रिटी हो। ये सुनकर सुरिम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि तुम भी प्रिटी हो। हानग्योल उसे कहता है कि तुम ठीक हो ना, लगता है कि तुम्हारा माइंड अभी अपसेट है, जरा मुझे देखने दो कि तुम कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई ना। हानग्योल तो सुरिम को चेक कर रहा था पर उन दोनों को इस हालत में ग्रैंडमा देख लेती है। ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। आगे वो हानग्योल को अपने घर पर लाती है एंड उसकी अच्छी खासी क्लास लगा लेती है। पहले तो वो उसे गाना गाने को कहती है, बाद में घर का काम करने को कहती है। चुपचाप वो बेचारा सारे काम कर रहा था तो ये देखकर ग्रैंडमा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे वो सुरिम के कमरे में आता है। सुरिम उसे अपनी बचपन की कुछ बातें बताते हुए कहती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स गुजर गए, तब से लेकर आज तक दादी ने ही उसे संभाला है। दादी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। हानग्योल को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक ही बार में समझ जाता है कि सुरिम ने कितनी मिजरेबल लाइफ को जिया होगा। जब वो घर वापस आ रहा था तो वो डिसाइड करता है कि अब वो सुरिम के लिए गाने लिखेगा। चानयांग सीओ चोई के पास नया गाना लेकर आता है। सीओ चोई उस गाने को सुन लेते हैं। उसे वो गाना इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं आता पर फिर उसका मन रखने के लिए उसकी तारीफ कर देते हैं। दूसरी तरफ हानग्योल भी सुरिम के लिए गाना लिख रहा था। यहाँ पर चानयांग उसे पता लग जाता है कि सीईओ को उसका गाना पसंद नहीं आया है। फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करता है। जब वो स्कूल स्टूडेंट था तो सीईओ ने उसे कहा था कि वो जल्दी ही डेब्यू होने वाला है। ये सुनकर चानयांग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। पर जब सीईओ उसे ये कहते हैं कि तुम हानग्योल के रिप्लेसमेंट में आने वाले हो तो ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हानग्योल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गाने लिखता है। चानयांग को हर रोज़ ये ताने सुनने पड़ते हैं कि हानग्योल चानयांग से अच्छा है पर फिर भी वो क्रूड प्ले का हिस्सा नहीं है। वो ये ताने सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोता है एंड उसी दिन से उसने ठान ली थी कि वो भी हानग्योल की टक्कर के गाने लिखेगा और हानग्योल की ही तरह एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। जब उसने सुरिम को देखा तो उसे लगा कि अब उसका ये सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। अब चानयांग को पता लगता है कि हानग्योल भी सुरिम के लिए गाना लिख रहा है। यह जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सुरिम के पास जाता है एंड उसे बता देता है कि तुम जिस लड़के की बात कर रही हो ना, वो हानग्योल और कोई नहीं पर क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर के है, और जिस गाने को तुम गाने वाली थी ना वो क्रूड प्ले के नाम से ऑलरेडी रिलीज हो गया है। ये सब कुछ जानकर सुरिम को बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। वो रोते हुए हानग्योल के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुम ही के हो, फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हानग्योल उसे कुछ समझाने के लिए चाहता, उससे पहले ही चानयांग आता है एंड सुरिम को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुरिम काफ़ी ज़्यादा रो रही थी तो चानयांग उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है जिससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। जब चानयांग उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है तो दूर से हानग्योल उन दोनों को आते हुए देख लेता है। सुरिम चानयांग से बहुत ही ज़्यादा हंस कर बात कर रही थी पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो एकदम से सैड हो जाती है। आगे सुरिम की टीम को प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्मेंस देनी थी। लोग तो पहले से ही उन लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सुरिम भी अपने बारे में ये सारी बुरी बातें सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है। पर वो बीच रास्ते में ही हानग्योल और यूना को बातें करते हुए देख लेती है। यूना हानग्योल से कहती है कि तुमने प्रेसिडेंट को ये बात क्यों बता दी कि मैं और सीईओ चोई डेट कर रहे हैं। तो हानग्योल कहता है कि क्यों तुम दोनों नहीं कर रहे हो। यूना कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि वो गाना मैंने सुना, उसका एक एक शब्द तुमने मेरे लिए लिखा है। सुरिम को जब ये पता लगता है कि ये दोनों पहले कभी डेट किया करते थे तो ये जानकर उस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ऐसे ही वो सैड मूड में प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्मेंस दे देती है, पर जब वो ऑडियंस में हानग्योल को देखती है तो वो ग्रीट किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। हानग्योल उसे रोकता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार समझाने का मौका दो। सुरिम उसे कहती है कि तुम तो प्रोड्यूसर के हो और फिर भी तुम मेरे सामने ऐसे बेरोजगार होने का नाटक कर रहे थे। ऊपर से वो मेरा गाना तुमने किसी और को गाने के लिए दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। जब वो घर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। अगले दिन वो यूना का ड्रेस उसे लौटा देती है एंड साथ में कहती है कि जो चीज़ तुम्हारी है मैं उसे लौटा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो।
आगे वो क्रूड प्ले का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए चली जाती है। हनग्योल ने जो गाना ह्यूना के लिए लिखा था वो नंबर 1 पोजीशन पर आया था, इसलिए इनका एक गेट टुगेदर था। इस पार्टी में सुरिम और हनग्योल दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पर दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब वहाँ पर ह्यूना आती है तो हनग्योल पार्टी को छोड़कर बाहर चला जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे तो दूसरी तरफ कंपनी की प्रेसिडेंट हनग्योल के डैड से मिलने के लिए जाती है। इन दोनों की बातों से हमें लगता है कि इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। अगले वीक में सुरिम को टीवी पर ऑफिशियली डेब्यू होना था तो वो इसके लिए प्रैक्टिस करने लगती है। हनग्योल ने भी सुरिम का ये गाना सुना था। उसे गाने के लास्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ लगती है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस गाने को रीअरेंज कर दूं। वो ये बात सुरिम को बताने के लिए चाहता है, पर सुरिम उसे कहती है कि देखो, क्रूड प्ले ने मेरे लिए गाने बनाए हैं तो प्लीज़ तुम ना इसमें दखलंदाजी मत करो। हनग्योल उसे समझाने की ट्राई करता है कि वो गाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पर वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। जब तुमने वो गाना बनाया था तब वो गाना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मैंने उस गाने के लिए कितनी मेहनत की थी, पर तुमने वो गाना किसी और को एक ही झटके में दे दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे तुम्हें नहीं देखना है, तो प्लीज़ यहाँ से तुम जा सकते हो। ये सुनकर हनग्योल घर आ जाता है, पर घर आकर वो चान्यांग का गाना रीअरेंज करने लगता है। एक वीक ऐसे ही बीत जाता है। अब फाइनली इन लोगों को डेब्यू होने वाला था, पर हनग्योल तभी आता है एंड कहता है कि मैंने इस गाने को रीअरेंज कर दिया है। चान्यांग कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे गाने में गड़बड़ करने वाले, पर सियो चोई, उसको तो हनग्योल के काम पर बहुत ही ज़्यादा यकीन था, तो सियो चोई सुरिम को ये कहते हैं कि तुम हनग्योल वाला गाना गाओ। सुरिम तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि लास्ट मोमेंट पर इन लोगों ने गाने को बदल क्यों दिया। हनग्योल उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, तुम मुझसे अब नफरत करती हो, पर देखो अब मैं तुम पर से गिव अप नहीं करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना। सुरिम यहाँ पर गाना नहीं गा रही थी तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्टिंग चल रही है और ये गाना नहीं गा रही है, कहीं सिस्टम में तो कोई गड़बड़ी नहीं आ गई है ना। पर तभी ही हनग्योल सुरिम को इशारा करता है कि सुरिम प्लीज़ गाना गाना शुरू कर दो। हनग्योल को देखकर सुरिम के अंदर हिम्मत आ जाती है एंड वो गाना गाना शुरू कर देती है। वैसे सुरिम ने हनग्योल का गाना चूज किया था। यहाँ टीवी के जरिए ग्रैंडमा, उसके पड़ोसी, दूसरी तरफ स्कूल में टीचर, स्टूडेंट सभी लोग सुरिम का गाना सुन रहे थे। सुरिम आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ गा रही थी। उसका डेब्यू सक्सेसफुली हो जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हनग्योल उसे घर छोड़ने के लिए आता है। यहाँ पर हनग्योल उसे कहता है कि देखो, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो कहती है कि मैं तुम्हें समझती हूँ। वो आज इतनी खुश थी कि हनग्योल को माफ़ कर देती है एंड पहले की ही तरह हनग्योल से बातें करने लगती है। अगले सीन में हनग्योल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि सुरिम उसे पहले की ही तरह बात करने लगी थी। जब सुरिम स्कूल में जाती है तो जो टीचर उसे हमेशा ही गाना गाने की वजह से डांटते रहते थे, आज वो उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। पूरा क्लास, टीचर, बोंग सभी खुश थे, पर एक लड़की जिसने सियोन को सेड्यूस करने की कोशिश की, वो लड़की खुश नजर नहीं आ रही थी। ये लड़की ना एक नंबर की चलकुकड़ी है। इसके इरादे सुरिम के लिए तो ठीक नहीं है, पर लगता है कि सियोन के लिए भी ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी आकर उसे कहता है कि कल जो सुरिम ने गाना गाया वो हनग्योल ने बनाया था, पर अब प्रोडक्शन टीम ने चान्यांग का नाम चढ़ा दिया। अब जब चान्यांग का नाम आया तो लोग इस गाने को काफी ज्यादा सुनने लगे हैं। प्रेसिडेंट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर गाना वायरल हो गया था, इस वजह से वो भी कुछ नहीं बोलती। आज पूरे दिन सुरिम ने हनग्योल को कॉल नहीं किया था, तो हनग्योल सोच रहा था कि इस लड़की को हुआ क्या है, हमेशा ही मुझे कॉल या मैसेज करके परेशान करती रहती है, पर आज तो देखो उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। पर तभी ही सुरिम का उसे कॉल आ जाता है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा लवी डवी बातें करते हैं। आज पहली बार हनग्योल उसे सामने से कहता है कि क्यों ना हम वीकेंड पर मिले। सुरिम तो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। हनग्योल भी खुश था। हनग्योल को देखकर लग रहा था कि वो अब सुरिम से प्यार करने लगा है।
दूसरी तरफ यूना का करियर अब खतरे में था। प्रेसिडेंट ने उसका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने से मना कर दिया था क्योंकि यूना आजकल इंडस्ट्री में नहीं चल रही है एंड उसके पास से प्रेसिडेंट को कोई पैसे भी नहीं मिल रहे, इस वजह से वो उसे खामखा क्यों रखे। आगे ये दोनों वीकेंड पर मिलते हैं। हानग्योल अपना हुलिया ठीक कर रहा था तो दूर से सूरिम उसे देख लेती है तो वो भी ऐसा ही करने लगती है। हानग्योल उससे पूछता है कि आज हम पूरे दिन क्या करें, तो सूरिम उसे कहती है कि जो तुम्हें पसंद हो आज हम वो करेंगे। तो हानग्योल सूरिम को लेकर बस में चला जाता है। सूरिम उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो कहता है कि कहीं भी नहीं, हम तो बस में ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ आकर लोगों की आवाज़ को सुनना पसंद है। सूरिम उसे कहती है कि पर यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो वो कहता है कि हाँ तुमने ठीक कहा। आगे सूरिम उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। अगले सीन में ये दोनों रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ टीवी में चान्यांग का गाना चल रहा था तो ये देखकर सूरिम कहती है कि चान्यांग ओप्पा कितने ज्यादा क्यूट है। हानग्योल को यह सुनकर जलन होने लगती है तो वो कहता है कि हाय मेरी कमर वो बहुत ही ज्यादा दुख रही है। ऐसा करके वो जानबूझकर सूरिम को टीवी नहीं देखने दे रहा था। तो सूरिम उसे कहती है कि क्या कर रहे हो, हटो ना यहाँ से। अगले सीन में ये दोनों वापस आ रहे थे। एक साइकिल वाला सूरिम से टकराने वाला था तो हानग्योल उसे बचा लेता है, पर तभी ही वो सूरिम के शूलेस को खुला हुआ देखता है तो वो उसे बांधने के लिए चाहता है, पर तभी ही कुछ ऐसा हो जाता है तो सूरिम उसके मेन पार्ट पर हमला करती है एंड बाद में एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। जब हानग्योल घर वापस आता है तो वो आज स्पेशली सूरिम के लिए गाना लिख रहा था। अगले दिन सूरिम जब कंपनी जाती है तो सीईओ उसे कहते हैं कि तुम्हारी टीम अब डेब्यू हो गई है तो तुम्हें अपनी टीम का कोई नाम रखना होगा। तो सूरिम कहती है कि मश एंड को कैसा रहेगा। मश एंड को मशरूम प्लस राइस से मिलता जुलता नाम है। इसमें मशरूम सूरिम है और 2 लड़के राइस है। सीईओ को यह नाम पसंद आ जाता है तो ये लोग यही नाम रखने का सोच लेते हैं। फिर चान्यांग सूरिम के पास आता है एंड उसे कहता है कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि आगे चलकर तुम हानग्योल के गाने नहीं गाओगी, सिर्फ मेरे ही गाने गाओगी। फिर वो पास्ट को सोचने लगता है जहाँ पर जब पहली बार चान्यांग आया था तब क्रूड प्ले में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। ये तीनों लोग हमेशा ही हानग्योल के आगे पीछे घूमते रहते थे। चान्यांग तो मानो जैसे इनके बीच एग्जिस्ट ही ना करता हो, ये लोग उसके साथ वैसा करते थे। सूरिम को भी चान्यांग की आंखों में एक सच्चाई नजर आती है तो वो ये वादा उसे कर लेती है। पर अगले ही दिन हानग्योल गाना बनाकर सूरिम के पास आता है। वो उसे कहता है कि इस गाने को तुम सुनो, ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। सूरिम तो गाना सुनने लगती है पर तभी ही उसे याद आता है कि उसने तो चान्यांग से वादा कर लिया है, तो वो इस वादे के बारे में हानग्योल को बता देती है। साथ ही साथ में वो ये भी कहती है कि अगले 3 साल तक मुझे चान्यांग के साथ काम करना पड़ेगा, तब तक तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर हम सेजुन को देखते हैं। वो सियान के साथ डेट पर आई थी। वो ना क्रूड प्ले के बारे में बुरे बुरे कमेंट कर रही थी। इन सारी बातों से अनजान पगला सियोन उससे प्यार करने लगा था। बेचारा भूला भाला सियोन, उसको लगता है कि उसका प्यार सेजुन वो कोई प्यारी सी डॉल है, पर उसे क्या पता था कि ये सेजुन कोई आफत की गुड़िया है। अगले सीन में चान्यांग सूरिम से मिलने के लिए आया था क्योंकि बाकी के 3 मेंबर ने आज फिर से उसे अलग कर दिया था। उसे परेशान होता हुआ देखकर सूरिम उसे कहती है कि हानग्योल ने मुझे गाना दिया था पर तुम्हारी वजह से मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। यह सुनकर चान्यांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती हो तो मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन हानग्योल के डैड सब्जियां खरीदने के लिए सूरिम के शॉप पर आते हैं तो वो उसे कहते हैं कि उस दिन क्या तुम उस लड़के से मिली थी, तो सूरिम कहती है कि हाँ। फिर हानग्योल के डैड हानग्योल के बारे में उसे बातें करने लगते हैं कि मेरे बेटे को मशरूम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर सूरिम भी हानग्योल के बारे में बातें कर रही थी पर दोनों में से कोई भी हानग्योल का नाम नहीं लेता। आगे सूरिम चली जाती है कंपनी पर। यहाँ पर उसकी मैनेजर उसे फोटोशूट पर ले जाती है। सूरिम आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी तो जिन्वू तो बस उसे देखता ही रह जाता है। उसका मुंह खुला था तो सियोन उसे कहता है कि मुंह तो बंद करो अंकल। हानग्योल अपने स्टूडियो में बैठा सोच रहा था कि सूरिम ने कहा कि वो मुझे पसंद करती है पर बाद में 2 बार उसने मेरे गाने को रिजेक्ट कर दिया। यह लड़की आखिर में करना क्या चाहती है। तभी ही सूरिम वहाँ पर मस्त मस्त तैयार होकर आती है तो वो तो बस उसे देखता ही रह जाता है। सूरिम उसे कहती है कि क्या तुम बेस गिटार बजा रहे हो, क्या तुम ये मुझे सिखाओगे।
तो हानग्योल गिटार में बेस लाना उसे सिखा रहा था एंड इसी चक्कर में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं एंड इन दोनों का बस किस होने ही वाला था, पर चानयंग आकर उन दोनों को रोक देता है। हानग्योल कहता है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, पर सुरीम उसे कहती है कि कोई बात नहीं, क्या तुम्हें कुछ काम था। चानयंग कहता है कि आज क्या कोई स्पेशल डे है, क्योंकि तुम आज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। तो सुरीम कहती है कि हाँ, हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में फ़ोटोशूट था। चानयंग जिस तरह से सुरीम की तारीफ कर रहा था तो ये हानग्योल से बिल्कुल भी देखा नहीं चाहता। उसे ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छलन हो रही थी। चानयंग अकेले में हानग्योल से कहता है कि सुरीम की टीम का प्रोड्यूसर बनने से तुमने पहले ही मना कर दिया था, तो अब क्या है, अब तुम मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहे हो। चानयंग तो हानग्योल पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। हानग्योल फिर सुरीम के पास आता है। अभी सुरीम चानयंग का गाना गा रही थी तो ये देखकर उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। पास्ट में सीओ चोई ने चानयंग को बेसिस्ट के तौर पर क्रूड प्ले में रख लिया था। हानग्योल कहता है कि ये लड़का मेरी जगह पर कर क्या रहा है। तो सीओ चोई उसे कहते हैं कि तुम बेस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बजा लेते हो, ज़रा उस लड़के को देखो, वो कितना अच्छा बेस बजा रहा है। तुम गाने लिखने में अच्छे हो तो तुम्हें क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर बन जाना चाहिए। हानग्योल को ये चीज़ कतई मंजूर नहीं थी, पर सीओ चोई उसे फोर्स करते हैं तो उसे ये बात माननी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि हानग्योल और चानयंग दोनों के बीच में आग लगाने वाला और कोई नहीं पर सीओ चोई है। हानग्योल जल्दी से सुरीम के पास जाता है एंड कहता है कि अगर तुम मेरा गाना नहीं गाती तो प्लीज़ उसका गाना भी मत गाओ। पर ये कह के वो सोचता है कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ। इतना सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर वापस आ रहा था तो यूना उसके घर के सामने खड़ी थी। यूना उसे कहती है कि मेरा करियर खतरे में है, तो प्लीज़ तुम मेरे लिए एक गाना बना दो। हानग्योल उसे कहता है कि मैं सिर्फ अब एक ही लड़की के लिए गाना बनाना चाहता हूँ एंड वो तुम नहीं हो। तो यूना रोते हुए उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे करियर को तुम बचा लो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। पर फिर भी हानग्योल का दिल नहीं पिघलता एंड वो अपने घर में चला जाता है। अगले दिन सीओ चोई उसके सामने शर्त रखते हैं कि अगर तुम यूना के लिए गाना बनाती हो तो मैं सुरीम को तुम्हें सौंप दूंगा। अगर तुमने यूना का करियर डूबने से बचा लिया तो सुरीम की टीम का प्रोड्यूसर सिर्फ चानयंग ही नहीं पर तुम भी होगे। सीओ की शर्त को हानग्योल अब मान जाता है, पर जब इस शर्त के बारे में चानयंग को पता लगता है तो वो गुस्से से हानग्योल के पास आता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। हानग्योल कहता है कि देखो, सुरीम को पहले मैंने ढूंढा था तो इस हिसाब से मैं उसका प्रोड्यूसर बन सकता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट सुरीम के म्यूजिक में ही नहीं पर सुरीम में भी है। चानयंग उसे कहता है कि महान प्रोड्यूसर के तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए तुम दूसरों को कम समझते हो, पर देख लेना एक दिन यही तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें ले डूबेगा। चानयंग तो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है, पर हानग्योल के दिमाग में चानयंग की ये बात बैठ गई थी। हानग्योल फिर सोचता है कि हाँ, उसने ठीक कहा, मेरा एटीट्यूड सच में इतना ज़्यादा बेकार है। वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। तभी ही सुरीम का उसे कॉल आता है। हानग्योल उसे कहता है कि हमें मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम सेजुन को देखते हैं। सेजुन ने सियोन की आईडी हैक कर ली थी, तो ये तीनों ग्रुप चैट में जो भी बातें कर रहे थे वो सेजुन को दिखाई दे रही थी। सुरीम हानग्योल से मिलने के लिए जा रही थी, पर रास्ते में उसे यूना मिल जाती है। यूना को अभी हानग्योल का गाना मिल गया था तो वो उस गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। यूना तो इस गाने को सुरीम को भी सुनने को देती है। सुरीम को पता लग जाता है कि ये हानग्योल का गाना है जो कि हानग्योल ने उसके लिए लिखा था। सुरीम जब हानग्योल से मिलने के लिए आती है तो वो उसे कहती है कि वो गाना तुमने मेरे लिए लिखा था, पर फिर वो गाना तुमने यूना को क्यों दे दिया, मुझे ये जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरा गाना गा नहीं रही हो, जब मैंने अपना गाना किसी और को दे दिया तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, तो क्या करूँ मैं अपने गाने को ऐसे ही वेस्ट होने दूँ। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। सुरीम वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जब वो जा रही थी तो सामने चानयंग खड़ा था। चानयंग को देखकर सुरीम अपने इमोशंस को रोक नहीं पाती और उसके सामने रोने लगती है। हानग्योल को ऐसा लगता है कि उसने सुरीम को कुछ ज़्यादा ही बातें सुना दी, तो वो उसके पीछे आता है माफ़ी मांगने के लिए, पर वो ये नज़ारा देखकर वहाँ से चला जाता है। चानयंग सुरीम का मूड ठीक करने के लिए उसे कहता है कि तुम डेब्यू हो गई हो, पर इस बात को अभी तक हमने सेलिब्रेट नहीं किया है, तो हमें ये करना चाहिए।
तो वो कहती है कि ठीक है। आगे जब ये लोग कैंडल ब्लो करके विश मांग रहे थे तो चानियंग सुरिम को देखने लगता है। सुरिम जब अपनी आंखें खोलती है तो वो उसे कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने विश में क्या मांगा। सुरिम कहती है कि बस इतना ही कि हमारा गाना जल्दी ही फेमस हो जाए। चानियंग से इस तरह से बातें करने पर सुरिम का मूड तो ठीक हो जाता है, पर हानग्योल जब अपने घर आता है तो उसके मन में बार बार यही सीन आ रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। अगले दिन सुरिम चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करने के लिए जाते हैं। सेजुन को जब पता लगता है कि ये लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए हैं, ऊपर से चानियंग भी आया है, तो वो भी उस होटल में पहुंच जाती है। यहाँ पर इनके साथ यूना और हानग्योल भी आए थे। जब सुरिम वॉशरूम यूज़ करने के लिए जाती है तो यूना उसे कहती है कि तुम बार बार मेरी तरफ देख रही थी, तो मुझे पता लग गया कि तुम्हें मुझसे कोई तो शिकायत है। सुरिम कुछ भी नहीं बोल रही थी तो यूना उसे कहती है कि देखो, हानग्योल मेरे लिए गाने बना रहा है तो ये चीज़ तुमसे देखी नहीं जा रही। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर थोड़ी सेल्फिश हो गई हो। सुरिम को भी अब लगने लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई है, तो वो जाकर सीधा हानग्योल से माफ़ी मांगती है। ये दोनों ही सुलह कर रहे थे। सेजुन को चानियंग तो नहीं मिलता, पर उन्हें ये नज़ारा ज़रूर देखने को मिल जाता है। इन दोनों को देखकर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो उन दोनों की पिक्चर्स खींच लेती है। जल्दी ही वो घर जाकर इन फोटोज़ को वायरल भी कर देती है। सियो चोई को जब ये फ़ोटो मिलती है तो वो सुरिम को अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता लग गया है कि तुम हानग्योल को पसंद करती हो, पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि क्यों। तो सियो चोई उसे समझाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा करियर शुरू हो जाने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हें एक बड़ा सिंगर बनना है, पॉपुलर होना है, तो अभी के अभी तुम्हें हानग्योल से मिलना बंद करना होगा। सुरिम को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो हानग्योल को मिलने के लिए बुलाती है एंड सियो ने जो कुछ भी कहा वो उसे बता देती है। तो हानग्योल उसे कहता है कि सियो ने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा, अब हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। सुरिम कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ एंड इस चीज़ को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। हानग्योल सोचता है कि हर वक्त ये लड़की ऐसी बातें करके मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं इस लड़की के लिए अच्छा बनना चाहता हूँ। सुरिम उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा म्यूज़िक नहीं पर तुम चाहिए। तो वो कहता है कि एक के-पॉप आइडल की ज़िंदगी में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं होती। वो ये सब कुछ कह के आ तो जाता है, पर घर आकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऊपर से उसे यूना का एल्बम भी बनाना था, तो काम का भी उस पर डिप्रेशन था। आगे नए एल्बम के लिए यूना वोकल्स रेडी कर देती है। जब सुरिम आती है तो वो उस गाने को सुनती है एंड उस गाने को सुनकर उसे पता लग जाता है कि इस गाने का हर एक शब्द हानग्योल ने उसके लिए लिखा है। वो खुशी के मारे भागती हुई हानग्योल के क्लब पर जाती है, पर वहाँ उसे हानग्योल के डैड मिल जाते हैं। ये दोनों तो फिर से एक दूसरे के साथ कंफर्टेबली बातें करने लगते हैं। हानग्योल अभी कंपनी में था तो उसके डैड उसे कॉल करके कहते हैं कि कोई सुरिम नाम की लड़की यहाँ पर आई थी एंड वो तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें कर रही थी। हानग्योल उसे कहता है कि सुरिम ने आपसे क्या कहा। तो डैड कहते हैं कि उसने ये कहा कि तुम एक नंबर के झूठे हो, पर तुमने झूठ कभी किसी को हर्ट पहुँचाने के लिए नहीं कहा है। जिस तरह से वो तुम्हारे बारे में बता रही थी तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस दुनिया में भले तुम्हें कोई ना समझे, पर ये लड़की जरूर तुम्हें समझेगी। तो गलती से भी इस लड़की को तुम निराश मत करना। अगले सीन में सुरिम चली गई थी स्कूल, क्योंकि स्कूल में इनका एक कॉन्सर्ट होने वाला था। सुरिम थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसने हानग्योल को नहीं देखा था, पर हानग्योल उसका ये शोकेस देखने के लिए भागा हुआ आता है। जब हानग्योल को सुरिम देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, पर जैसे ही गाना खत्म होता है तो हानग्योल वहाँ से चला जाता है। सुरिम उसके पीछे भागती है। वो उसे कॉल करके कहती है कि रुको एंड पीछे घूमो। हानग्योल कहता है कि क्या ये कोई कोइंसिडेंस है। तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे पीछे बहुत ही ज़्यादा फास्ट भागी क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। वो गाना मेरा था, पर तुमने वो गाना मेरी वजह से यूना को दिया। ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। हानग्योल कहता है कि मुझे लगा कि इस तरह से तुम अपने म्यूज़िक पर ज़्यादा ध्यान दे पाओगी,
पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो उसे वहीं से ही चिल्ला चिल्ला कर आई लाइक यू कहता है तो सुरीम भागी हुई उसे गले मिलने के लिए आती है। हानग्योल ने फाइनली सुरीम को अपनी फीलिंग्स बता दी थी। जब ये दोनों वापस आ रहे थे तो सुरीम को मैनेजर का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम कहाँ चली गई हो, सीईओ और बाकी सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। सुरीम उसे कुछ भी नहीं कह पा रही थी तो हानग्योल उसे कहता है कि अभी वो मेरे साथ है। इतना कहते ही वो कॉल को कट कर देता है। फिर वो सुरीम से कहता है कि अभी हमें सीईओ से अपने रिलेशन के बारे में छुपाना होगा। तो वो कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। जब ये दोनों स्कूल वाली जगह पर वापस आते हैं तो मैनेजर सुरीम का बाहर ही इंतज़ार कर रही थी। मैनेजर भी उन दोनों को साथ में ऐसे देख लेती है एंड समझ जाती है कि क्या मामला है। मैनेजर सुरीम को अंदर लेकर जाती है तो सीईओ उसे पूछते हैं कि सुरीम अभी अभी तुम कहाँ चले गई थी। तो मैनेजर उसे झूठ बोल देती है कि सुरीम की ग्रैंडमा आई थी तो वो बस उसे बात करने गई थी। सीईओ से कहते हैं कि तुम लोगों का डेब्यू हो गया है तो कमर कस लो क्योंकि अब से तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तुम्हें इतना भी वक्त नहीं मिलेगा कि तुम अपने रिलेटिव से बात कर सको। एंड होता भी ऐसा ही है। सुरीम प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाती है। उसे अलग अलग जगहों पर प्रमोशन करने के लिए जाना पड़ता था। काम ज़्यादा होने की वजह से हानग्योल और सुरीम दोनों को ही रात में ही टाइम मिलता था बातें करने का। जब सुरीम हानग्योल से ये कहती है कि आई मिस यू तो हानग्योल उसके घर तक आ जाता है। सुरीम उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि इस थर्सडे मैं फ्री हूँ तो क्यों ना हम अपनी पहली ऑफिशियल डेट पर जाए। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। आगे सुरीम अपनी सारी परफॉर्मेंस खत्म करके थर्सडे के दिन पर अपनी पहली डेट एंजॉय करने के लिए जाती है। आज तो हानग्योल काफ़ी ज़्यादा अच्छा तैयार हुआ था पर जब वो सुरीम को ऐसे देखता है तो वो कहता है कि तुम कितनी केयरलेस हो, क्या पागल हो, तुम अब आइडल बन चुकी हो तो तुम्हें मास्क और हेड लगाकर आना चाहिए। हानग्योल तो यहाँ पर सब कुछ तैयार करके आया था पर सुरीम उसे मास्क हेड हुडी में मज़ा नहीं आ रहा था तो वो हानग्योल पर गुस्सा हो जाती है। तो हानग्योल उसे थिएटर में ले जाता है। वहाँ पर उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था तो वो उसे कहता है कि अब तुम फ्रीली मूवी को एंजॉय कर सकती हो। अगले दिन यूना का गाना रिलीज हो जाता है। वो नंबर 1 पोजीशन पर आया था जिस वजह से यूना काफ़ी ज़्यादा खुश थी। हानग्योल सुरीम को ये बात बता रहा था कि तुमने देखा कि उसका गाना नंबर 1 पोजीशन पर आया है। तो सुरीम कहती है कि मैं उस गाने को नहीं सुनने वाली क्योंकि मुझे जलन होती है कि तुमने किसी दूसरी औरत के लिए गाना बनाया। हानग्योल कहता है कि तुम भी तो चानिया के साथ काम करती हो ना। तो वो कहती है कि मेरा और चानिया के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है पर तुम तो यूना से पहले डेट किया करते थे। हानग्योल कहता है कि वो तो पास्ट है, पास्ट को हमें भूल जाना चाहिए पर सुरीम वो उससे गुस्सा थी तो वो कॉल को कट कर देती है। तभी ही हानग्योल को यूना कॉल करती है। यूना उसे कहती है कि हमारा गाना नंबर 1 पोजीशन पर आया है तो क्यों ना हम इस बात को सेलिब्रेट करें, सिर्फ मैं और तुम। हानग्योल को याद आता है कि सुरीम यूना से जेलस है तो वो यूना को क्लियरली मना कर देता है। यूना इस बात को समझ जाती है। जब सुरीम कंपनी से वापस आ रही थी तो यूना उससे मिलती है। यूना उसे कहती है कि मेरा गाना नंबर 1 पोजीशन पर आया और तुम्हारा डेब्यू गाना 12वें नंबर पर आया तो क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। सुरीम कहती है कि हाँ मुझे तुमसे जलन हो रही है पर इस बात के लिए नहीं कि तुम्हारा गाना पहले नंबर पर आया है, इस बात के लिए कि हानग्योल के साथ तुमने काम किया, तुम दोनों हर वक्त एक साथ रहे होगे, मुझे इस बात से जलन है। और हाँ तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरे गाने को क्रिटिसाइज करो। मेरा गाना जैसा भी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतना कहते ही सुरीम वहाँ से चली जाती है। दूर से चानियांग ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था। सुरीम की ये बातें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। आगे वो सुरीम के पास जाता है इन तीनों से कहता है कि तुम्हारा डेब्यू हो गया है तो इस बात को हमने सेलिब्रेट नहीं किया है तो क्यों ना हम थोड़ा घूम फिर कर आए। ये तीनों तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं पर जब ये बात क्रूड प्ले को पता लगती है तो वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी आना है। ये लोग तो हानग्योल को भी अपने साथ बुला लेते हैं। अगले सीन में ये लोग किसी बीच पर पहुंच जाते हैं जहां जाने के बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे। जब हानग्योल किचन में काम कर रहा था तो सुरीम उसके पीछे आती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जब लोग रात में ड्रिंक कर रहे होंगे तो ये दोनों चोरी चुपके से ओशन साइड मिलने के लिए जाएंगे। पर चानियांग ने उन दोनों की बातों को सुन लिया था तो जैसे ही रात होती है तो चानियांग
जानबूझकर हनगुल को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देता है। ड्रिंक करने के बाद हनगुल बेहोश ही हो जाता है। चानियांग को ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए उसने जानबूझकर हनगुल को बेहोश कर दिया। ये दोनों आज रात तो नहीं मिल पाए, तो ये लोग अगली सुबह मिलने के लिए चाहते हैं। सुबह सुबह चानियांग को सीओ का कॉल आता है। वो कहते हैं कि मश एंड को के लिए मुझे एक नया स्टेज मिला है। अगर वो लोग स्केच बुक की 10वीं एनिवर्सरी पर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें इससे काफ़ी ज़्यादा फेम मिलेगी। तो तुम लोग मज़े करना बंद करो और जल्दी से सोल वापस आ जाओ। तो वो कहता है कि हाँ, पर तभी ही वो उन दोनों को साथ में जाते हुए देख लेता है। सुरिम हनगुल से कहती है कि तुम मेरे लिए कोई गाना गाओ ना। तो हनगुल गाने लगता है। सुरिम उसे कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट अभी बहुत ही ज़्यादा तेज है। ये सुनकर हनगुल साइकिल को रोकता है एंड सीधा उसे किस कर लेता है। आगे सुरिम जब वापस आती है तो चिनवू उसे कहता है कि इतनी सुबह सुबह तुम कहाँ गई थी। तो वो कहती है कि मैं वॉक करने के लिए गई थी। वहाँ क्रूड प्ले के मेंबर भी बाहर आ जाते हैं। तभी ही वहाँ पर हनगुल आता है। तो क्रूड प्ले के मेंबर उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो वो कहता है कि मैं वॉक करने के लिए गया था। अब ये लोग कहते हैं कि तुम वॉक करने के लिए गए थे, ये भी वॉक करने के लिए गई थी, लगता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। पर तभी ही वहाँ पर चानियांग आता है। ये लोग उसे पूछते हैं कि तुम कहाँ गए थे। तो चानियांग कहता है कि मैं वॉक करने के लिए गया था। ये लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये तीनों ही वॉक करने के लिए गए थे पर अलग अलग। सीओ ने जो बात चानियांग को बताई थी वो चानियांग सबको बता देता है। आगे ये लोग वापस जा रहे थे। क्रूड प्ले के मेंबर हनगुल से पूछते हैं कि अब तुम हमें बताओ कि तुम सुबह सुबह सुरिम के साथ ही गए थे ना। तो हनगुल कहता है कि ये सिह्यून और मैनेजर दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आ रहे हैं, तो कोई उन्हें क्यों नहीं पूछता। ये सुनकर सभी का ध्यान सिह्यून पर चला जाता है एंड हनगुल इससे बच जाता है। दूसरी तरफ सुरिम को चिनवू पूछ रहा था कि सच बताओ कि तुम आज सुबह हनगुल के साथ गई थी ना। तो सुरिम कहती है कि कितनी बार पूछोगे, मैं अकेले ही गई थी। तो चानियांग कहता है कि सुरिम आज सुबह अकेले ही वॉक करने के लिए गई थी, मैंने खुद उसे देखा है। सुरिम तो सोचने लगती है कि मैं तो पूरा वक्त हनगुल के साथ थी, तो भला ये मुझे अकेले में कैसे देख सकता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो सुरिम चानियांग से इस बारे में पूछती है। चानियांग कहता है कि तुम और हनगुल क्या डेट कर रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ। चानियांग को ये सुनकर काफ़ी बुरा लगता है। वो कहता है कि भले ही तुम मुझे ना मिलो पर मश एंड को हमेशा ही मेरी टीम रहेगी। दूसरी तरफ सेजुन भी सियोन से मिलने के लिए चाहती है। जब उसे ट्रिप के बारे में पता लगता है तो वो ट्रिप के बारे में उसे सवाल करने लगती है। जब वो सुरिम की फ़ोटो चानियांग के साथ देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि सुरिम का बॉयफ्रेंड तो हनगुल है, फिर ये चानियांग के साथ कर क्या रही है। उसे ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चलन होती है। वो उन सारी फ़ोटोज़ को वायरल करते हुए लिखती है कि सुरिम 2 टाइम कर रही है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर फिर भी उसकी नज़रें चानियांग पर है। अगले दिन सुरिम के बारे में नेगेटिव कमेंट आना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बारे में बुरी बुरी कमेंट्स को पढ़ रही थी तो हनगुल उसके पास आकर कहता है कि इसे मत पढ़ो। सुरिम उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा कि मेरा रिलेशन किसी दूसरे मर्द के साथ है। तो वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है। वो यहाँ पर उसे कंफर्ट करा रहा था तो दूर से यूना उसे देखती है। यूना तो वैसे सीओ के साथ डेट कर रही है पर फिर भी उसे ये नज़ारा देखकर अच्छा नहीं लगता। फिर सुरिम मैनेजर से मिलने के लिए चली जाती है। मैनेजर उसे कहती है कि हमें जल्दी से ही इस मामले को शांत करना होगा। सियोन उसे कहता है कि ये जितनी भी फ़ोटोज़ है वो मेरे फ़ोन से खींची गई है। चिनवू उसके फ़ोन को देखने लगता है। वो कहता है कि सियोन, क्या तुमने अपने फ़ोन को किसी कंप्यूटर से भी छोड़ा हुआ है। सियोन को अब पता लग जाता है कि इन सारे कांड के पीछे सेजुन है। वो अकेला ही उससे बात करने के लिए जा रहा था पर ये सभी लोग कहते हैं कि हम भी आएंगे। जब ये लोग सेजुन से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हर वक्त क्रूड प्ले के बारे में बुरे बुरे कमेंट क्यों करती हो, तो वो कहती है कि ये सुरिम चानियांग के साथ घूमती है फिरती है। चानियांग भी उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखता है। मुझसे ये देखा नहीं चाहता मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मार्क्स लाती हूँ, पर फिर भी मेरे नसीब में ये सब कुछ क्यों नहीं है। सुरिम कहती है कि बस इतना ही कारण था। पीछे से चानियांग आता है। वो कहता है कि सच में तुमने तो अपने फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है। क्या तुम ये सब कुछ करके खुश हो? क्या तुम्हें ये सब कुछ करके ये लगता है कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा? चानियांग उसे डांटता है तो तब जाके सेजुन की अक्ल थोड़ी ठिकाने पर आती है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था।
पर सियोन वो तो उसे सच में प्यार करता था, तो वो उसे आसानी से माफ कर देता है। सीओ सबसे कह रहे थे कि से चुन्ने चुराता फैलाया है उसे तो मैं समेट लूंगा, पर अगर तुम में से कोई भी दूसरी बार पकड़ा गया डेट करते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो डेटिंग अलाउ नहीं है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुरीम अपनी ग्रैंडमा के साथ मार्केट आई थी तो कुछ स्टूडेंट सुरीम को देखकर कहते हैं कि अरे ये तो वही लड़की है ना जिसका चानियंग के साथ चक्कर चल रहा है। ये तो कितनी अगली और शॉर्ट है, पता नहीं खुद को क्या समझती है कि चानियंग उसे पसंद कर लेगा। सुरीम ने उनकी बातों को सुन लिया था तो वो ग्रैंडमा को वहाँ से लेकर जाने लगती है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरा फोन वहीं पर ही छूट गया है तो मैं अभी लेकर आई। ग्रैंडमा वापस आती है एंड उन बच्चों से कहती है कि तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम बोलोगे कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है। दादी माँ तो उन सारे स्टूडेंट की अच्छी खासी क्लास लगा देती है तो वो सारे स्टूडेंट ग्रैंडमा से डरकर वहाँ से चले जाते हैं। सुरीम ने भी दादी माँ को यह सब कुछ करते हुए देख लिया था तो पहले उसे थोड़ा गुस्सा आता है, पर बाद में वो कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज आप मेरी वजह से फंस गई। आगे वो दोनों घर वापस आ जाती है। ग्रैंडमा सुरीम को बहुत सारी चीज़ें बंद कर दे रही थी क्योंकि आज से सुरीम को डॉम में रहने के लिए जाना था। आगे सियोन, सुरीम और छिनवू तीनों ही लोग अपना सामान बांध कर डॉम में रहने के लिए चले जाते हैं। यहाँ आकर सुरीम अपना सामान अनपैक कर रही थी। दूसरी तरफ दादी माँ जब काम कर रही थी तो उसे धूप के कारण डिजीनेस फील होती है एंड वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सुरीम को जब ये बात पता लगती है तो वो भागी हुई ग्रैंडमा को देखने के लिए आती है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे लो ब्लड प्रेशर के कारण शॉक लगा है, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। पर सुरीम उसे ऐसा लगता है कि ग्रैंडमा की ऐसी हालत का कारण वही है। तभी ही वहाँ पर हानग्योल आता है। सुरीम रो रही थी तो हानग्योल उसे संभालता है। जब सुरीम सो जाती है तो हानग्योल बाहर आता है। चानियंग वहीं पर ही बैठा था तो हानग्योल उसे कहता है कि तुम चले जाओ, सुरीम के साथ हॉस्पिटल में मैं रुकता हूँ। तो चानियंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ, मैं रुकता हूँ। ये दोनों ही यहाँ पर इसी बात के लिए लड़ने लगते हैं तो मैनेजर आकर कहती है कि तुम दोनों लड़के यहाँ से चले जाओ वरना फिर कोई स्कैंडल बन जाएगा। सुरीम के साथ आज रात मैं यहाँ पर रुकती हूँ। अगले दिन ग्रैंडमा की तबीयत अच्छी थी तो सुरीम डॉम में वापस आ जाती है। उसे हानग्योल का कॉल आता है। हानग्योल कहता है कि कल रात तुम ठीक तरह से नहीं सोई तो आज अच्छी तरीके से सो जाना। सुरीम उसे कहती है कि तुम मुझसे बात करो ना, अगर तुम्हारी आवाज़ मैं सुनूंगी तो मुझे अच्छी नींद आएगी। तो वो बातें करने लगता है। यहाँ पर वो सिह्यून और मैनेजर की लव स्टोरी के बारे में उसे बता रहा था, पर थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि सुरीम सो चुकी है। अगले दिन से ही सुरीम ने स्केचबुक के लिए रिहर्सल करना स्टार्ट कर दिया था, पर तभी ही वहाँ पर मैनेजर आकर कहती है कि सीईओ का ये ऑर्डर है कि तुम चानियंग का गाना नहीं पर हानग्योल ने जो गाना बनाया है वो गाओ, क्योंकि ये शो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये ऑर्डर सीईओ की तरफ से था तो इन लोगों को ये बात माननी पड़ती है। रात में हानग्योल जब अपने घर पर जा रहा था तो यूना उसे कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ, तो वो कहता है कि नहीं, मैं कैब बुक कर लूँगा। यूना कहती है कि सुरीम की वजह से हानग्योल तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो। तो हानग्योल कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा। पहले मुझे रिलेशन में ऐसा लगता था कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, पर सुरीम के साथ मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं जितना दूंगा उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिलेगा। ऐसी लड़की को मैं कभी निराश नहीं कर सकता। ये सुनकर तो भाई यूना का चेहरा देखने लायक था। कुछ दिनों के बाद स्केचबुक की 10वीं एनिवर्सरी आ जाती है। इसमें सुरीम हानग्योल का गाना गाती है तो चानियंग को गुस्सा आता है। हानग्योल कहता है कि देखो, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे ये पता ही नहीं था कि वो मेरा गाना गाने वाली है। चानियंग सीईओ से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सीईओ से कहते हैं कि देखो, ये शो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऊपर से तुम्हारा गाना वो इतना अच्छा नहीं था तो मैंने सुरीम को हानग्योल का गाना दे दिया और तुम ना कभी हानग्योल का मुकाबला कर ही नहीं सकते। यह बात चानियंग के प्राइड पर लग जाती है। वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। सभी लोग उसे रोकने की ट्राई करते हैं पर वो किसी की भी बात को नहीं सुनता। सुरीम की परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद क्रूड प्ले को स्टेज पर जाना था पर चानियंग ही नहीं था तो उसकी जगह पर हानग्योल आ जाता है।
चानयंग सूर्यम को मिलने के लिए बुलाता है। जब सूर्यम वहां पर आती है तो चानयंग उसे गले लगा लेता है, क्योंकि चानयंग को अभी किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कि पूरी तरीके से उस पर भरोसा करता हो। सूर्यम उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं पर आना पसंद करोगे। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। हमेशा ही चानयंग सूर्यम को कंफर्ट कराता है, पर आज सूर्यम की बारी थी। जैसे ही क्रूड प्ले का परफॉर्मेंस खत्म होता है तो सभी को पता लगता है कि चानयंग के साथ सूर्यम भी गायब है, पर सूर्यम ने हानगल को मैसेज करके ये बता दिया था कि वो अभी चानयंग के साथ है। सूर्यम चानयंग को अपने घर पर लाई थी। वो ग्रैंडमा से कहती है कि आप खाना बनाने की तैयारी करें। थोड़ी देर के बाद ये लोग डिनर कर रहे थे। ग्रैंडमा उसे कहती है कि जब तुम पहली बार हानगल को घर पर लाई थी तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, पर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ऊपर से ये तो हानगल से काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी है। सूर्यम कहती है कि ग्रैंडमा अब बस भी करिए, पर ग्रैंडमा वो चानयंग की तारीफ करते नहीं थकती। तभी ही वहाँ पर हानगल आता है। हानगल भी उनके साथ डिनर करने के लिए बैठ जाता है। चानयंग को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि हानगल यहाँ पर आया है, पर वो इस बात को झेल लेता है। खाना खाने के बाद चानयंग सूर्यम के कमरे को देख रहा था तो हानगल वहाँ पर आता है। चानयंग उसे कहता है कि आज तुमने ऑडियंस के सामने बचाया, तुम्हें कैसा लगा। यह फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आज लोगों को पता लगेगा कि असली क्रूड प्ले कौन है। हानगल उसे कहता है कि चानयंग देखो, तुम समझने की कोशिश करो, पर चानयंग लगता है कि अभी कुछ समझने की हालत में नहीं था। वो सूर्यम को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। सूर्यम को लेने के लिए मैनेजर आई थी। मैनेजर उसे कहती है कि तुम यहाँ पर अपनी दादी से मिलने के लिए ऐसे नहीं आ सकती। मैनेजर सूर्यम को लेकर चली जाती है। उसके जाने के बाद हानगल चानयंग को लेकर वापस आता है। चानयंग सबको बता देता है कि अब वो क्रूड प्ले से एक ब्रेक लेना चाहता है, क्योंकि वो इतना टैलेंटेड नहीं है। उसे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके। अगले दिन ये बात सीईओ से जाकर वो कह देता है। सीईओ उसे कहते हैं कि माफ़ कर देना कि कल मैं तुम पर कुछ ज़्यादा ही चिल्ला गया, पर चानयंग उसने तो फैसला ले लिया था। वो सीईओ की बात को नहीं सुनता एंड वहाँ से चला जाता है। फिर वो सूर्यम से मिलने के लिए चाहता है। वो उसे कहता है कि कल तुम मुझे अपने घर पर ले गई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ एंड आगे जो कुछ भी होगा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इतना कहते ही वो तो वहाँ से चला जाता है। सूर्यम को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये कहना क्या चाहता है, पर तभी ही वो टीवी में न्यूज़ देखती है कि क्रूड प्ले से चानयंग ने एक ब्रेक लिया है। सूर्यम को अब सब कुछ समझ में आ जाता है, पर चानयंग ने ब्रेक लिया है, इससे उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। सभी लोग सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैला रहे थे कि चानयंग क्रूड प्ले से निकला तो इसमें कहीं ना कहीं सूर्यम की गलती है, क्योंकि वो एक साथ दो लड़कों को फंसा रही है। एंड ये बात चानयंग से देखी नहीं गई तो चानयंग यहाँ से चला गया। अब चानयंग के सारे फैंस सूर्यम पर भड़क जाते हैं कि उसकी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है। किसी ने तो यहाँ पर सूर्यम को मारने की भी धमकी दे दी थी। इस वजह से सूर्यम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। तो हानगल उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, अगर मैं ये कहूँगी तो ये सरासर झूठ होगा। मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। हानगल उसे कहता है कि चानयंग ने जाते टाइम तुमसे क्या कुछ कहा था। तो वो कहती है कि हाँ, उसने ये कहा कि जो कुछ भी होगा उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ, चानयंग ने ठीक कहा, ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज़ ज़्यादा चिंता मत करो। आगे हानगल सिहियोन के पास चला जाता है। ये दोनों इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर यूना आ जाती है। यूना हानगल से कहती है कि अगर तुम्हें सूर्यम का नाम क्लियर करवाना है तो तुम पब्लिक को ये बता दो कि मैं और तुम डेट कर रहे हैं। हानगल उसे मना कर देता है कि उसे यूना की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। सिहियोन उसे कहता है कि वाह यूना, तुम तो ऐसी सिचुएशन में भी हानगल का फ़ायदा उठाना चाहती हो। क्यों तुम उसके साथ फिर से आना चाहती हो? क्यों अब तुम्हें सीईओ के साथ मज़ा नहीं आ रहा? तो हानगल कहता है कि बस करो सिहियोन। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है, पर हम देखते हैं कि सीईओ ने उन लोगों की सारी बात को सुन लिया था एंड ये जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी कि दूसरी भी आ गई। क्रूड प्ले के बारे में लोग बुरी बुरी बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास एक वीडियो था जिसमें सरासर दिखाया जा रहा था कि क्रूड प्ले अपना म्यूजिक खुद नहीं बनाते पर घोस्ट म्यूजिशियन को हायर करके बनवाते हैं। चानयंग को जब ये पता लगता है तो वो उसके पास आता है। चानयंग कहता है कि मैं तो अपना म्यूजिक खुद बनाता हूँ, पर तुम तीनों का क्या?
क्या तुम लोगों ने फिर से मुझे कोई धोखा दे दिया है? क्रूड प्ले के मेंबर कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हम काम में इतने बिजी थे कि हमने अपना म्यूज़िक किसी और के पास से बनवा लिया। लोगों के पास इसकी वीडियो भी थी तो लोग क्रूड प्ले को अब ट्रैश कह रहे थे। इससे हानग्योल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो कहता है कि मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो सुरिम उसे संभालती है। फिर सीओ इनकी एक मीटिंग बुलवाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें जनता को ये बताना है कि ये सारे म्यूज़िक तुम खुद ही बनाते हो और ये जो वीडियो है वो तो कोई फेक है। क्रूड प्ले का लीडर सिह्यून वो जनता से झूठ नहीं बोलना चाहता था, वो सबको सच बता देना चाहता था, पर सीओ ने उसे झूठ बोलने को कहा है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान था कि अब वो क्या करे। घर में बैठा हानग्योल भी यही सोच रहा था कि उसे लोगों को सच बता देना चाहिए। इन्हो का कार एक्सीडेंट हो गया था तो हानग्योल उसे हॉस्पिटल में देखने के लिए आता है। सिह्यून उसे कहता है कि इन्हो का हाथ काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। तभी ही वहाँ पर डॉक्टर आकर कहते हैं कि मैंने उसकी सर्जरी तो कर दी है पर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो कब तक ठीक होगा, ये उस पर निर्भर है। पर हाँ एक बात कि वो 6 महीने तक ड्रम नहीं बजा पाएगा। ये सुनकर सारे लोग परेशान हो जाते हैं। टीवी में न्यूज़ में बताया जा रहा था कि क्रूड प्ले ने जो बवाल खड़ा किया उसको ढकने के लिए इन लोगों ने एक एक्सक्यूज़ बनाया कि इन्हों का कार एक्सीडेंट हो गया है। अगले दिन काफ़ी रिपोर्टर हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। एक रिपोर्टर इन्हो का इंटरव्यू लेने के लिए आता है। इन्हो उसे कहता है कि मैं 1 वीक से प्रैक्टिस कर रहा था, इस वजह से मैं सो नहीं पाया। जब मैं कार चला रहा था तो इस वक्त मेरी झपकी लग गई और एक्सीडेंट हो गया। आगे हम सीओ को देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो क्रूड प्ले के लिए घोस्ट म्यूजिशियन को हायर नहीं करते तो आज क्रूड प्ले का नाम इतना बदनाम ना हुआ होता और इन्हो का हाथ भी ठीक होता। सारी चीजें होने के पीछे वो कसूरवार अपने आप को ठहरा रहे थे। अगले दिन सुरिम हानग्योल से पूछती है कि इन्हो क्या ठीक है, तो हानग्योल उसे कहता है कि वो सबको दिखा रहा है कि वो ठीक है पर मेरे ख्याल से वो अंदर से टूट रहा है। फिर वो दोनों थोड़ी लवी डवी बातें करने लगते हैं तो जिनवू उन दोनों की बातों को सुन लेता है। जिनवू यहाँ पर थोड़ा डिसअपॉइंट होता है। जब वो नीचे आता है तो सियोन उसे कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे को हुआ क्या है। तभी ही वहाँ पर सुरिम आती है। वो कहती है कि सियोन, जिनवू तुम दोनों ने क्या झगड़ा किया है? तो जिनवू कहता है कि सुरिम, तुमने हमसे सीक्रेट क्यों रखा? तुम्हें हमें ये बात बता देनी चाहिए थी ना कि तुम हानग्योल को डेट कर रही हो। हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं तो हमारे बीच में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। सुरिम कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये लगा कि मैं हानग्योल से दूर हो जाऊंगी, इसलिए ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। जिनवू कहता है कि तुम क्या उसे इतना ज़्यादा पसंद करती हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। जिनवू उसे पूछता है कि उस हानग्योल में ऐसी क्या खास बात है? तो वो कहती है कि पता नहीं, बस मैं उसे पसंद करती हूँ। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं अचानक से ही खुश हो जाती हूँ। जिनवू कहता है कि फिर ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। अगर तुम खुश हो तो इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सियोन कहता है कि ये कथा आज भी उसे नहीं बताएगा कि वो उसे पसंद करता है। फिर सुरिम वहाँ से चली जाती है। सुरिम के जाने के बाद जिनवू रोने लगता है तो सियोन उसके पास आता है। सियोन उसे संभालते हुए कहता है कि भाड़ में जाए सेजुन और सुरिम, इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं, हमें कोई तो मिल ही जाएगी। तो जिनवू कहता है कि लड़कियां ना सही पर तुम तो मेरे साथ हमेशा रहोगे। सियोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं। वो दोनों गले मिलकर बस ऐसे ही रो रहे थे। न्यूज़ में ऐसी बातें चल रही थी कि क्रूड प्ले के कांड को छुपाने के लिए इन्होंने अपना एक्सीडेंट खुद करवा लिया। तो ये देखकर क्रूड प्ले का लीडर सिह्यून काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उनके सारे काम अटके हुए थे, ऊपर से लोग गालियाँ दे रहे थे, वो अलग था। तभी ही वहाँ पर मैनेजर आती है। मैनेजर को देखकर सिह्यून कहता है कि मुझे तुम्हारा पता ही नहीं चलता। मुझे ये लगता था कि हाई स्कूल के टाइम पर तुम मुझे पसंद करती हो, पर जब मैं यहाँ आया तो तुम अचानक से ही मेरी तरफ कोल्ड हो गई। मैनेजर कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे लव लेटर को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। सिह्यून कहता है कि क्या कहा, कौन सा लव लेटर? मुझे तो कोई भी लव लेटर नहीं मिला। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें लव लेटर दिया था, पर छोड़ो इस बात को, हमें इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। वो वहाँ से जा रही थी तो सिह्यून उसे रोक कर किस कर लेता है। अगले दिन ये सभी लोग इन्हो से मिलने के लिए आते हैं। इन्हो सभी से अच्छी तरीके से बात कर रहा था तो ये देखकर हानग्योल उस पर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, तुम अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहे हो, तो तुम सबको
ऐसे क्यों छताते हो कि जैसे कि तुम ठीक हो। वो गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। सीईओ चानयंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि प्रेसिडेंट जल्दी ही मश एंड को डिसबैंड करना चाहती है। वो सिर्फ सुरिम को ही आगे लेकर जाना चाहती है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी टीम को बचा लेना चाहिए क्योंकि तुम मश एंड को के प्रोड्यूसर हो। चानयंग कहता है कि मैं क्यों करूं, वैसे भी अब तो मैं उसका प्रोड्यूसर नहीं रहा हूं। यहाँ पर हानग्योल को प्रैक्टिस रूम के बाहर नींद की गोलियां मिलती है। वो समझ जाता है कि ये इन्हो की है। वो भागा हुआ इन्हो के पास जाता है एंड उसे कहता है कि तुम क्या पागल हो, कार ड्राइव करने से पहले तुमने स्लीपिंग पिल्स को क्यों लिया, तुम क्या मरना चाहते हो। तो इन्हो उसे कहता है कि मैं 1 वीक से प्रैक्टिस कर रहा था और सो नहीं पाया, तो मुझे लगा कि मुझे स्लीपिंग पिल्स का सहारा ले लेना चाहिए, पर यकीन मानो मैंने इसमें से एक भी गोली को नहीं खाया है। हानग्योल कहता है कि तुम क्या इतने ज़्यादा परेशान थे कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़ी। वो उसे गले लगाकर रोने लगता है। आगे वो स्टूडियो में अकेला बैठा था। वहाँ पर सुरिम उसके पास आती है तो वो उसे देखकर रोने लगता है। वो कहता है कि सारी मेरी गलती है, अगर मैं क्रूड प्ले के ऊपर काम का इतना प्रेशर नहीं डालता तो इन्हो आज ठीक होता। उन्हें घोस्ट म्यूजिशियन को हायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मुझे तो लगता है कि मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। मैं सबके लिए बस मुसीबत ही खड़ी करता हूँ। तो सुरिम उसे कहती है कि तुम ऐसी बातें मत करो, क्रूड प्ले को तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम ऐसे छोटे बच्चे की तरह रोना बंद कर दो। अगले दिन ये तीनों लोग कंपनी से जा रहे थे। हानग्योल सुरिम से मिलने के लिए आता है तो वो चली जाती है। जिन्हो कहता है कि अब तो मैं मैच्योर आदमी बन गया हूँ, तो मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों से चलना नहीं चाहिए। सियोन कहता है कि देखो तो हानग्योल ने सुरिम को हक किया। तो वो कहता है कि क्या, कब, कहाँ। सुरिम फिर हानग्योल के पास जाती है। हानग्योल आज थोड़ा खुश था। सुरिम उसे कहती है कि हमारे यहाँ पर पार्टी होने वाली है, तो तुम क्या हमारे साथ आना चाहोगे। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो कहता है कि देखो तो मैंने चराई। सुरिम का ध्यान दूसरी तरफ जाता है तो हानग्योल उसके चिक पर किस कर लेता है। यहाँ पर मैनेजर चानयंग से बात कर रही थी। वो कहती है कि तुम्हारे बिना मश एंड को बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो तुम्हें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए। तो चानयंग कहता है कि ठीक है। जब वो उनसे मिलने के लिए जाता है तो ये दोनों यहाँ पर थे। ये दोनों उसे कहते हैं कि चानयंग, हमने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद किया, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए। चानयंग कहता है कि सॉरी, मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर नहीं हूँ। तो ये दोनों कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो, तुम हमेशा ही हमारे प्रोड्यूसर रहोगे। फिर चानयंग वापस जा रहा था। जब वो इन दोनों को आते हुए देखता है तो वो इस बार स्माइल कर देता है। पर तभी ही सीईओ उन दोनों को मिलने के लिए बुलाते हैं। सीईओ से कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने हमारी कंपनी के साथ हु कंपनी को छोड़ दिया है क्योंकि हमारे शेयर प्राइस नीचे गिर रहे हैं। जब इन दोनों कंपनियों का कोलैबोरेशन होगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नया साइन होगा। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि क्रूड प्ले और मश एंड को के प्रोड्यूसर होने के नाते प्लीज़ तुम दोनों इस टीम को बचा लो, एंड मुझे तुम दोनों पर यकीन है कि तुम दोनों ये कर सकते हो। सीईओ अपनी बात कह के वहाँ से चले जाते हैं। फिर जाने के टाइम पर चानयंग कहता है हानग्योल से कि क्या मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूँ। हानग्योल कहता है कि नहीं, मुझे कहीं और जाना है, तो मैं बस से चला जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चानयंग सुरिम की पार्टी में आया था केक लेकर। तभी ही वहाँ पर हानग्योल आता है। वो भी सेम चानयंग की ही तरह केक लाया था। ये दोनों ही एक दूसरे की और अजीब नजरों से देखते हैं। पार्टी जब खत्म हो जाती है तो चानयंग हानग्योल से कहता है कि मैं जहाँ भी होता हूँ तुम हर जगह पर टपक क्यों चाहते हो। हानग्योल कहता है कि ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि सीईओ ने ठीक कहा, तुम मश एंड को बचा सकते हो तो तुम उसके प्रोड्यूसर क्यों नहीं बन जाते, एंड मेरी नज़रों में तो तुम मश एंड को के लिए अच्छे प्रोड्यूसर हो। चानयंग ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हानग्योल ऐसी बातें कहेगा। वो स्माइल कर देता है। सुरिम उन दोनों की साथ में स्माइल करते हुए फोटो खींच लेती है। चानयंग अभी घर पर था एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो मश एंड को के लिए गाने प्रोड्यूस करेगा। अगले दिन वो ये बात सीईओ को बता देता है। सीईओ से कहता है कि यह डिसीजन तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा लिया है। फिर चानयंग यही सेम बात इन तीनों को बताता है। इन तीनों के चेहरे पर तो खुशी देखने लायक थी। चानयंग उसे कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए गाने प्रोड्यूस करूँगा तो 3 साल तक तुम्हें कहीं नहीं जाना होगा। जिन्हो एंड सियोन तो इतने ज़्यादा खुश थे कि वो कहते हैं कि इस बात को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए।
वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे सुनिम फ्रेश हवा लेते हुए गाना गा रही थी तो चानयंग को अपनी पहली मुलाकात याद आती है। वो उसे कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तब भी तुम यही गाना गा रही थी। सुरिम उसे कहती है कि ये तो मेरी आदत है, जब भी मैं दुखी या फिर खुश होती हूँ तो गाना गाती हूँ। चानयंग कहता है कि तब मुझे तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी एंड जब तुमने ये कहा कि तुम मुझ पर यकीन करती हो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। आगे ये सभी लोग इन्हों से मिलने के लिए आते हैं। चानयंग को यह बात पता थी कि मैनेजर के साथ सीह्यून डेट कर रहा है तो वो यह बात सभी लोगों को बता देता है। सभी लोग सीह्यून पर इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा हंसते हैं। थोड़े दिनों के बाद इन्हों को डिस्चार्ज मिल जाता है। फिर प्रेसिडेंट उन्हें मिलने के लिए बुलाती है। प्रेसिडेंट उसे कहती है कि इन्हों मुझे माफ़ कर देना पर मैं तुम्हारी इस हालत का फ़ायदा उठाने वाली हूँ। अगर हमें लोगों से इसके ज़रिए सिंपैथी मिलती है तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। तुम भी अपना कम बैक कर सकते हो एंड आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें तुम झूठ बोल देना कि तुम अपना म्यूज़िक खुद ही बनाते हो। बाकी सारी चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए मैं हूँ। ये सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हानग्योल इन्हों से कहता है कि देखो हमें जनता से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर लोगों को पता लग गया कि हमने उसे फिर से झूठ बोला है तो दूसरी बार वो लोग हमारा यकीन कभी भी नहीं करेंगे। इससे अच्छा तो हम उन्हें सच ही बता दें। सीईओ ने दूर से उन दोनों की बातों को सुन लिया था एंड इस बार सीईओ हानग्योल की बात से बिल्कुल अग्री थे। हानग्योल फिर सीह्यून एंड बाकी सभी मेंबर को भी यह बात बता देता है कि उन्हें चाहे जो कुछ भी हो जाए लोगों के सामने सच बताना है। सभी लोग इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सीह्यून सबसे कहता है कि चानयंग के बेस के अलावा हम तीनों का म्यूजिक घोस्ट म्यूजिशियन ने बनाया है। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। प्रेसिडेंट तो यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। सीह्यून कहता है कि माना कि हमने गलती की है, इस बात का हमें पछतावा भी है, इसलिए हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं पर हम एक ज़बरदस्त कमबैक के साथ जल्दी ही वापस लौटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद सीईओ सबको समझा रहे थे कि देखो तुम्हें सच कबूल करके इतनी जल्दी भागना नहीं चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तुमने गलती की है तो इस गलती को सुधारने के लिए तुम्हें जल्दी ही कमबैक देना चाहिए। इस तरह से ही लोग तुम पर यकीन कर पाएंगे। फिर हानग्योल सुरिम से मिलने के लिए आता है। सुरिम उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ क्या तुम इस वजह से सैड हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने जो फैसला लिया इस वजह से मैं खुश हूँ। सुरिम उसे कहती है कि आज प्रेसिडेंट मुझसे मिलने के लिए आई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरा सोलो डेब्यू करवाना चाहती है दूसरी कंपनी में, पर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी टीम के साथ ही गाना गाऊंगी। पर यह बात क्या सच है कि अब हमें दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा? तो हानग्योल कहता है कि हाँ, तुमने एक बार कहा था ना कि गाने हमें खुश करने के लिए होते हैं। अगर भले ही तुम दूसरी कंपनी में काम करने लगो पर मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी गाने गाओ उससे तुम्हें खुशी मिले। अगले दिन हानग्योल को उठाने के लिए सीह्यून और बाकी सभी आते हैं तो हानग्योल उसे कहता है कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह कर क्या रहे हो? तो वो उसे कहते हैं कि सीईओ ने हमें मिलने के लिए बुलाया है तो हम यहाँ पर तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। सीईओ कहते हैं कि मैंने इस कंपनी से रिजाइन ले लिया है। यह जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सीईओ कहते हैं कि प्रेसिडेंट यू अब से सारी जिम्मेदारी संभालने वाली है तो मेरे ख्याल से तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी नया साइन होगा। तो कम बैक की जल्दी ही तुम लोग तैयारियां करना शुरू कर दो। यह सुनकर सभी लोग चले जाते हैं। सीह्यून कंपनी के अंदर आता है। मैनेजर उसे कहती है कि क्या बात हुई? तो सीह्यून उसे सारी बातें कह देता है। मैनेजर उसे कहती है कि अब तो हम लोग फिर से मिल पाएंगे। हानग्योल अभी भी सीईओ से बात कर रहा था। सीईओ उसे कहते हैं कि क्रूड प्ले को तो मैंने प्रेसिडेंट को दे दिया पर मश एंड को अभी भी मेरी ही टीम है। क्योंकि प्रेसिडेंट सिर्फ सुरिम को ही आगे लेकर जाना चाहती थी तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया। हानग्योल कहता है कि आपने ये काम अच्छा किया है। सुरिम अभी सब्जियां बेच रही थी। वहाँ पर दो लड़के आते हैं। लड़के उसे कहते हैं कि तुम तो सुरिम हो ना, हम तुम्हारे काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। वो दोनों उसे ऑटोग्राफ वगैरह मांग रहे थे, साथ ही साथ में उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तभी ही वहाँ पर हानग्योल आता है। हानग्योल को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा जेलस होता है। उन दोनों लड़कों के जाने के बाद हानग्योल कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सामने है पर फिर भी तुम दो लड़कों के साथ हैंडशेक कर रही हो।
सुरिम कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे? वो कहता है कि मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। आगे ये सभी लोग पार्टी करने के लिए चाहते हैं क्योंकि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी एंड ये लोग एक फिर से नई शुरुआत करने के लिए चाह रहे थे। यहाँ पर ये लोग ड्रिंक भी करते हैं। थोड़ी ड्रिंक के बाद हानग्योल और चिनवू बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर चानयंग एंड बाकी सभी लोग उसके साथ सेल्फी ले लेते हैं ताकि बाद में ये लोग उसे चिढ़ा सके। अगले दिन हानग्योल सबको हैंगओवर सूप दे रहा था। वो सीह्यून के फोन को देखकर कहता है कि तुमने क्या अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर माइकल के नाम से सेव किया है? तो वो कहता है कि मजाक करना बंद करो एंड वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसके नाम से नहीं बुला सकते, तुम ना उसे मैनेजर कह के ही बुलाओ। फिर सीह्यून हानग्योल के फ़ोन में सुरिम का नंबर देखता है। वो कहता है कि ये क्या है, तुम लोग 1 साल से डेट कर रहे हो पर फिर भी तुमने उसका नाम यून सुरिम ही लिखा है। आगे ये तीनों लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हानग्योल दूसरे किसी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आया था। जब सुरिम का उसे कॉल आता है तो वो देखता है कि इसमें क्या नाम लिखा है। उसमें लिखा था कि माई गर्लफ्रेंड तोरिम। ये देखकर हानग्योल सोचता है कि ये पागल से ह्यून कभी नहीं सुधरेगा। आगे चानयंग सुरिम को छोड़ने के लिए नीचे आता है। वो हानग्योल से कहता है कि तुमने अभी अभी ड्राइविंग को सीखा है तो तुम हमारी वोकलिस्ट का कहीं एक्सीडेंट मत करवा देना। तो हानग्योल कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। आगे ये दोनों डेट पर किसी गार्डन में आते हैं। यहाँ पर सुरिम चानयंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रही थी। वो कहती है कि चानयंग तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो वो कहता है कि तुम ना चानयंग के साथ इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना और तुम उसे ओप्पा कह के क्यों बुलाती हो, उसे मिस्टर चानयंग कहो या फिर हे ओए ऐसा कह के बुलाओ। सुरिम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। हानग्योल कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें मेरी तरफ थोड़ा स्वीट होना चाहिए। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें हनी कह के बुलाऊं। ये सुनकर हानग्योल उसे किस कर लेता है। आगे हानग्योल जब घर आता है तो बाकी सभी लोग उसे पूछते हैं कि हमें महान प्रोड्यूसर के और सुरिम के लव स्टोरी के बारे में जानना है। सुरिम ने हमें कहा कि तुम दोनों 2 बार इत्तेफाक से मिल गए। हानग्योल कहता है कि नहीं, 3 बार मिले। पहली बार बस पर, दूसरी बार ऑडिशन के दिन पर एंड तीसरी बार हान रिवर के पास। फिर वो सभी लोगों से कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो देख लेना। आगे वो हान रिवर के पास चला जाता है तो सुरिम फिर से उसे मिलने के लिए आती है। वो कहती है कि हम लोग पहली बार यहीं पर ही मिले थे, तब तुमने मेरा फोन मांगा था गाना रिकॉर्ड करने के लिए। इस बात पर हानग्योल हंस देता है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हमें क्रूड प्ले और मश एंड को के कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आई होप कि आपको इसकी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और मैं मिलती हूँ तुमसे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना।